हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, परिमंडल मतलब क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मीन्स डोमेन्स, जो कि मतलब डोमेन्स क्या है, अर्थ के पृथ्वी के कौन कौन से डोमेन्स है, मतलब कितने क्षेत्र हैं। डोमेन मतलब पृथ्वी में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, मतलब कैसे मतलब पृथ्वी में जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, वायु हो गया, ठीक है, और जो मतलब जो स्थल होते हैं मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है, इन सब के चीजों, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आखिर ये सब होते क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने क्या है चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 वो हमने कंप्लीट करा दिया, काफी मतलब काफी डिटेल से कराए हैं। तो आप जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट जो है लेट्स एडू एकेडमी की, तो उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी कंप्लीट ज्योग्राफी करके लिखा हो क्लास 6। ठीक है, उसमें आप जाइए, आप उन सारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं। ठीक है, उसमें जो हमने समझाया है काफी अच्छे से, सारे चैप्टर्स को काफी अच्छे से क्लियर करा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको किसी भी मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है चैप्टर 5। बच्चों आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब करते साथ के साथ हम आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बच्चों आप सब्सक्राइब करते तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो चैनल है लेट्स एडू एकेडमी, तो कितने बच्चे हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, ताकि हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगता है कि हमारे चैनल से इतने बच्चे जुड़ चुके हैं, हमें उनके लिए अच्छे से अच्छा मतलब जो सिलेबस है वो मतलब जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना है। ठीक है, और साथ के साथ बच्चों ये भी फायदा होता है कि आपको अपडेशन भी मिलती रहती है, जो भी हम लेक्चर अपलोड करते हैं जस्ट तुरंत बाद ही आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो यही है कि आपको कभी ऐसी रिक्वायर मतलब कोई इंपॉर्टेंट जो बात हम कभी अपडेट मतलब शेयर करें तो वो आपसे न छूट पाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल मतलब लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सकता है कि आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आपकी फैमिली में कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, तो मे भी उनको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आज ये लेक्चर 5 है उसको मीन्स चैप्टर 5 है उसको शुरू करते हैं, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखिए देखिए देखते हैं इसमें है क्या। As you have read in the first chapter, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, the earth is the only planet which has life। मतलब जो अर्थ है, जो कि पृथ्वी है, वो एक ऐसा अकेला प्लेनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो क्या है, जिसमें क्या है लाइफ है, मीन्स जिसमें जीवन पॉसिबल है, मीन्स संभव है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ह्यूमन जो मनुष्य है, ह्यूमन मतलब मनुष्य जो है यहाँ पर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि उनके जीने के लिए, जो लाइफ के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड होती, मतलब यहाँ पर क्या है मिल जाती है। कहाँ पर? जो कि अर्थ में क्या क्या चीजें हैं जो इंसान को जीने के लिए, मतलब जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो सब क्या है, जैसे कि लैंड हो गई, लैंड हो गया, वाटर हो गया एंड एयर मतलब वायु हो गई। तो ये सारी चीजें कहाँ है, पृथ्वी में अवेलेबल है, जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर मतलब पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर है द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। मीन्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी के जो सरफेस है यानी पृष्ठ है, इज अ कॉम्प्लेक्स जोन। एक क्या है, एक ऐसा मतलब एरिया है, मीन्स जटिल क्षेत्र, मतलब जोन मतलब क्षेत्र है, इन विच जिसमें थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, जहां पर क्या है थ्री मेन कंपोनेंट मीन्स जो तीन घटक है, मीन्स कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घटक। ठीक है, जो मेन मतलब मुख्य जो घटक है वो कौन कौन से हैं, थ्री मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इन्वायरमेंट के, मीन्स वो क्या है तीन जो थ्री कंपोनेंट्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, मतलब साथ में एक साथ तीनों जो कंपोनेंट्स है, थ्री कंपोनेंट्स एक साथ कहाँ पर है, मीन्स मीट करते हैं, मतलब मिलते हैं एक साथ। ठीक है, तो वहां उसके बारे में बताया गया कि वो ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है,
The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. सॉलिड पोर्शन मतलब जो सॉलिड पोर्शन जहाँ पर लोग मतलब सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जो कि पृथ्वी का सॉलिड पोर्शन मीन्स कठोर स्थान है, ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं भूमंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? भूमंडल। बच्चों यहाँ पर मैंने वोकैब्स आपके लिए प्रोवाइड करी है ताकि आपको कहीं पर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, और यहाँ पर आपको सारा कुछ साथ के साथ ये सोच लीजिए पूरा मैं आपके साथ एक नोट्स शेयर कर रही हूँ, जिसके साथ सोचिए मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जहाँ पर लाइन्स है वो उसको मैं हाईलाइट करती हूँ और साथ के साथ वोकैब्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये समझ लीजिए मैं आपको सिलेबस जो कि नोट्स होते हैं उससे कंप्लीट आपको तैयारी करा रही हूँ। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। जो द गैसेस लेयर दैट सराउंड द अर्थ। गैसेस मतलब जो गैसों से भरा हुआ मतलब क्या है? एक सराउंड मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर क्या है? सराउंड है, मतलब गैसे जैसे कि देख लीजिए एक सेकंड, मतलब मैं यहाँ से पेन लेके बताती हूँ। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गई, तो इसके जस्ट ऊपर लेयर है एक ऐसी, किसकी है? गैसों की लेयर्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं बादल, देखते हैं आसमान में बच्चों, जो बादल आपको दिखते हैं कि वो आपको लगता है कि वो बादल है, एक्चुअली वो बादल नहीं, वो क्या है? गैसेस है। ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हम मतलब पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? ये पृथ्वी को घेरे हुए है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसको क्या कहते हैं? हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उस एटमॉस्फेयर में क्या होती है? गैसेस होती हैं। ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो आगे चैप्टर्स होंगे उनमें पढ़ेंगे। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। यहाँ पर कुछ गैसेस के नाम दिए हैं जो कि एटमॉस्फेयर में क्या करती है? हमें मिल सकती है। मीन्स सम गैसेस आर हियर विच यू कैन गेट इन एटमॉस्फेयर। मीन्स यहाँ पर कुछ गैसेस का नाम दिया है जो कि एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है। कौन कौन सी गैसेस है? जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड वाटर कवर अ वेरी फाउंड सॉरी, यहाँ पर अदर गैसेस आर फाउंड मतलब इनके अलावा भी और भी गैसेस है जो कि क्या करती है? इस वायुमंडल मीन्स एटमॉस्फेयर में क्या करती है? हमें प्राप्त होती है, मीन्स मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस के नाम दिए हैं बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनके नाम यहाँ पर 3 नाम दिए और बाकी और भी नेम्स होंगे जो आगे आपको मिल जाएंगे। एंड गैसेस भी यहाँ पर लिखा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ठीक है, ये भी गैसेस है बट इनके अलावा भी और भी गैसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है। ठीक है, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया मतलब क्या कहना चाहते हैं? जो वाटर है, जो पानी है, क्या करता है? अर्थ का बहुत बहुत बड़े एरिया में क्या है? पानी हमें मतलब प्राप्त होता है। मीन्स वी कैन गेट वाटर इन मोर सरफेस। ओके, यहाँ पर है एंड दिस एरिया इज कॉल्ड अ हाइड्रोस्फीयर। और इस एरिया को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जहां पर भी वाटर हमें मतलब पानी मिलता है, जैसे कि यहाँ पर प्लेस जो स्थान होते हैं, जैसे कि जहाँ पर जो मेन जमीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसके अलावा जितना भी प्लेसेस है, समझ लीजिए यहाँ पर ये क्या है? सारा जो ये पृथ्वी है, तो इसमें क्या है? ज्यादातर पानी से ये भरा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी में ज्यादातर पानी है और कुछ ही पार्ट में क्या है? भूमंडल जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर है। ठीक है, दैट इज यहाँ पर लिखा द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। जो वाटर है बच्चों, जो कि पृथ्वी में जो वाटर मीन्स पाया जाता है वो कितने तरीके मतलब कई तरीकों से पाया जाता है। जैसे कि सपोज दैट आइस हो गया मतलब बर्फ हो गया, वाटर मतलब वाटर तो है ही मतलब पानी, एंड वाटर वेपर जो कि पानी की क्या होता है? वाष्प होती है। वेपर मतलब वाष्प होती है, वो भी यहाँ पर यहाँ से मिलती है। जैसे कि अब बारिश होती है तो बारिश कैसे होती है बच्चों? जब जो वाटर है वो वेपर के थ्रू मतलब वाष्प के थ्रू कहाँ पर जाता है? बादलों तक जाता है। फिर जब बारिश हो जाती है तो वही पानी क्या आ जाता है? फिर से वापस आ जाता है। जब आप वाटर मतलब पढ़ेंगे चक्रण वाटर सर्कुलेशन, तब आप उसमें जान जाएंगे कि वाटर का कैसे होता है। ठीक है, वाटर कैसे मतलब आसमान मतलब कैसे बादलों तक जाता है, फिर कैसे उसमें बारिश हो जाती है। इन सब चीजों के बारे में आप इन्वायरमेंट के और भी चैप्टर्स आएंगे और भी जो क्लासेस है उसमें भी आप इन सब के बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग अभी हम चलते हैं। बाकी हम और भी जो इसके बारे में डिटेल होगा और भी चैप्टर्स हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। बच्चों यहाँ पर बताया गया जो बायो
बायोस्फीयर जैसे कि लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है, ये क्या है अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे लिथोस्फीयर मतलब जो जमीन होती है उसको लिथोस्फीयर हो गया, और जो एटमॉस्फेयर मतलब जो कि आसमान देखते हैं बादल, मतलब बादल जो आपको लगते हैं वो एक्चुअली वो बादल नहीं है, वो गैसेस का भंडार, मीन्स वहां पर गैसेस है तो सारी, ठीक है। और जो हाइड्रोस्फीयर मतलब जहां पर सिर्फ पानी ही पानी मिलता है। लेकिन जो बायोस्फीयर होता है मतलब जहाँ जिसको जीव मंडल कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव मंडल, जीव मंडल। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन, एक ऐसा मतलब इतना बड़ा जो पूरा प्लेस है अर्थ में, वो सब मतलब उसमें बहुत ही कम एरिया ऐसा है जहाँ पर ये तीनों चीजें जो कि लिथोस्फीयर भी है वहां पर, और मतलब हाइड्रोस्फीयर भी है और एटमॉस्फेयर, मतलब वो भी तीनों चीजें क्या करती है एक जगह जाकर मिलती हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है वो एक जगह मिलती है, जो कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स कहाँ पर जहाँ पर मिल जाते हैं वहां पर क्या होते हैं, वहां पर लाइफ होती है, ठीक है। वहां पर लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग कहाँ पर रह सकते हैं, मतलब हमारे जैसे जो मतलब इंसान है वो कहाँ पर रह सकता है। हमें इंसानों के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए, पानी चाहिए, हवा मतलब गैसेस भी चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो उनसे ही हम लोग जो खाना लेते हैं तो उनके थ्रू ही हमें पेड़ पौधों को क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जहाँ पर मिलती है, मतलब ये सारी चीजें तीनों कंपोनेंट्स जो जहाँ पर मतलब मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। इज द नैरो जोन, मतलब ये बहुत ही मतलब ज्यादा स्पेस, ज्यादा एरिया में ही नहीं फैला है, बहुत ही कम एरिया, जो कि पृथ्वी का जो एरिया है उसमें से उससे कंपेयर करेंगे अगर, तो उसमें काफी कम एरिया ऐसा है जहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट्स क्या करते हैं, मीट करते हैं, ठीक है, मतलब मिलते हैं। विच वाटर एंड विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जहाँ पर क्या है हर तरीके के क्या है जीवन मतलब लाइफ वहां पर होती है, ठीक है। लिथोस्फीयर, अब यहाँ पर जो थ्री कंपोनेंट्स बच्चों, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायो एटमॉस्फेयर, और साथ के साथ बायोस्फीयर, इन सब चारों जो ये यहाँ पर जो चार चीजें दिया है, जो थ्री कंपोनेंट्स वो तो है, लेकिन जो तीनों मीट करते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये इन सब के बारे में अब यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है वो, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जस्ट एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट, थोड़ा वॉइस देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट बच्चों। लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ते हैं, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ में, मीन्स पृथ्वी में जो सॉलिड पोर्शन होता है, जैसे कि जमीन जहां पर आप लोग के घर बने होते हैं, एक्चुअली जो जमीन होती है उसको सॉलिड पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको भू मतलब लिथोस्फीयर बोलते हैं, मीन्स भूमंडल बोलते हैं, ठीक है। इट कंप्राइजेस द रॉक्स of the earth's crust and the thin layer of soil that contain nutrient elements which sustain organism। मतलब ये क्या है, it comprises मतलब इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, the rocks मतलब इसमें पत्थर भी होते हैं, ठीक है, पत्थर के कुछ टुकड़े भी होते हैं, मतलब पत्थर भी होते हैं, जैसे कि जैसे हिमालय पर्वत हो गया, ये सारी चीजें इसमें लिथोस्फीयर में आती हैं, ठीक है। जो पर्वत हो गए, पहाड़ियां हो गई, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पर इसी पे लिथोस्फीयर के अंदर ही काउंट होती है, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट, जो कि भू मतलब जो चट्टाने होती है, जैसे अर्थ क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी की चट्टाने, ठीक है। एंड द थिन लेयर, जो कि पतली पतली लेयर्स होती है ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी की पतली लेयर्स मींस परतें, दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, वहां पर क्या है कुछ न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, जैसे कि जहां पर आप क्या कुछ बीज बो सकते हैं, वहां पर कुछ खेती हो सकती है, या फिर कुछ पेड़ लगाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें कहां पर पाई जाती है, लिथोस्फीयर में, ठीक है। विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जहां पर क्या होता है, जहां पर जीव वहां पर सस्टेन हो सकते हैं, मतलब वहां पर बने रह सकते हैं जीव, ठीक है, मतलब लाइफ जो है वहां पर सस्टेन हो सकती है। There are two main divisions of the Earth's surface. There are two main divisions of the Earth's surface. जो कि अर्थ की सरफेस है वो क्या है, टू मेजर पार्ट में डिवाइड है। देखिए कैसे है, There are two main divisions of the Earth's surface. जो कि जो अर्थ है, एक्चुअली ये कहना चाहते हैं जो अर्थ है, ये पूरी अर्थ है, वो टू मेजर पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट है वो देखते हैं इसमें। जो द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट, जो कि लार्ज मासेस मतलब जो ज्यादा स्पेस है वो क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, जिनको क्या कहते हैं हम, महाद्वीप कहते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स, मतलब महासागरीय बेसिन कहते हैं। जो उसके कहने का मतलब ये है, जो पृथ्वी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है, या तो ये इसको मतलब या एक कॉन्टिनेंट हो गया और दूसरा क्या हो गया, महासागर मतलब ओशियंस बेसिन हो गया, ठीक है।
ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जो कि ओशियन है, जो कि महासागर है, वो पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे संसार में वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। जो कि लैंड मासेस है वो भी क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें अभी आगे है उसके बारे में बताएंगे। जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के बारे में जैसे बोल रहे हैं कि ओशियंस क्या है, वर्ल्ड आर कनेक्टेड, वो रियल में कनेक्टेड है या नहीं, हम अभी आगे मैप में देखते हैं। और इन्होंने लैंड मासेस के बारे में भी बोला, जो कि भूभाग होते हैं, मीन्स उनके बारे में बोला है इन्होंने कि वो भी क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद वन अनदर। ठीक है, देखते हैं वहां पर है कि नहीं है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो कि लेवल है सी वाटर, जो कि समुद्र का जो पानी है वह जो हर जगह सभी जगह क्या है, सेम है। जैसे कि समुद्र है, यहाँ पर सी लेवल, इसके बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे कि समुद्र है और ये जो लेयर है, मतलब ऊपरी जो लेयर है, इसको क्या कहते हैं, सी वाटर लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी वाटर लेयर। ठीक है, तो ये है जो लेयर है वो सभी जगह, जितना जहां जहां भी सी है मतलब समुद्र है, उन सबका पानी क्या है, इक्वल है। ठीक है, उनकी जो हाइट है वो क्या है, मतलब लेवल क्या है, वो सबका बराबर है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो। जो कि लेवल ऑफ सी है, इसको क्या करा जाता है, इसको जीरो मापते हैं, मतलब जमीन की, जैसे मान लीजिए हमें हिमालय पर्वत की हाइट मापनी है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है उसकी हाइट कितनी है हमें मापनी है, तो हम कहाँ से मापेंगे, मतलब कहाँ से मेजर करेंगे, जो कि सी लेवल है इससे मेजर करेंगे कि हिमालय पर्वत मान लीजिए इतनी ऊंचाई पे है। ठीक है, ये है हिमालय पर्वत और ये मेन जमीन है, मीन्स मेन सरफेस है। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी का मेन सरफेस है इतना। तो क्या होगा, ये जो इसकी हाइट मापेंगे यहाँ पे, तो किससे मापेंगे, ये जो सी लेवल है इससे मापेंगे कि एक्चुअली जो हिमालय पर्वत की हाइट है वो क्या है। ठीक है, तो इससे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। बच्चों यहाँ पर मैप दिया है। ठीक है, कि मैप में इसमें बताया गया है कि जो कि ये है, जस्ट 1 मिनट, जो कि कॉन्टिनेंट्स है और उसके बारे में ओशियन बेसिन है, उनके बारे में बताया गया है। देखते हैं यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या होते हैं, महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप मतलब जैसे इंडिया भी है, इंडिया भी किस महाद्वीप में है, एशिया में है। ठीक है, तो ये है एशिया। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, और यहाँ पर है साउथ अमेरिका। और देखते हैं कौन कौन से महाद्वीप है, ये नॉर्थ अमेरिका। और देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, महाद्वीप है। और ये देखिए यहाँ पर ये अफ्रीका यहाँ पर भी है, तो ये सारे क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये वाटर, जहाँ पर ये वाटर बॉडीज है इसको क्या बोलते हैं, ओशियन बेसिन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको हम मैप को समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर मैप में देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका। एक्चुअली ये आप अपनी बुक में देखिएगा जिसमें सीधा दिखेगा, एक्चुअली ये बुक है ना एनसीईआरटी की, तो थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मे भी क्लियर ना होगा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, जस्ट ये क्या है, पैसिफिक ओशियन है, जो पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ये मिस पैसिफिक ओशियन यहाँ पर पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर के बारे में बताया था मैंने, विषुववृत्त, जो भी पिछले चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है उसके बारे में बच्चों मैंने बताया। जो डॉटेड लाइन बीच में गई है तो वो क्या है, इक्वेटर है। और ये जो यहाँ पर है, मतलब इक्वेटर मतलब विषुववृत्त होता है। और ये जो है यहाँ पर ये जो गया है, ये क्या है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा है ये। और यहाँ पर ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये मकर रेखा है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये सारा क्या है, वाटर बॉडीज है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। यहाँ पर साउथर्न ओशियन है, मतलब दक्षिणी दक्षिणी महासागर है। ठीक है, तो इस तरह से है। और ऐसा कुछ नहीं, ये देखिए आर्कटिक ओशियन है। तो इन सब चीजों के बारे में आप अपने एटलस की बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब और अगर आपके पास वर्ड मैप होगा उसमें भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तब आगे चलते हैं, इसमें और क्या लिखा है। The highest mountain peak, माउंटेन एवरेस्ट इज 8,848, मतलब 8,848 मीटर एबव द सी लेवल। ठीक है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन, जो सबसे ऊंची चोटी है, मतलब पर्वत चोटी है, उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, हिमालय पर्वत बोलते हैं तो उसको माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, 8,848 है। ठीक है, 8,848 है जो माउंटेन एवरेस्ट है। ठीक है,
यहाँ पर ये कहाँ से ले गई, यहाँ ये जो हाइट ये कहाँ से ली गई बच्चों, सी लेवल से, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मतलब 11,022 जो है मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। और गहराई कितनी है, जो सी लेवल से अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा गहराई है वो किसकी, पैसिफिक ओशियन जो है उसमें सबसे ज्यादा गहराई कहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर की है, इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच। जैसे कि ये ओशियन है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है, तो ये जो हाइट, ये जो नीचे गहराई है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मान लीजिए इसको थोड़े से और गहरा कर लीजिए, तो ये सब जैसे नॉर्मल जो ओशियन है वो सारे यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन जो पैसिफिक ओशियन है वो और थोड़ी गहरा है, ठीक है। जो सबसे गहराई, सबसे ज्यादा गहराई जो बोलते हैं वो क्या है, पैसिफिक ओशियन में जो है इसको क्या बोलते हैं, मैरियाना ट्रेंच मीन्स मैरियाना गर्त बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या इसमें बोल रहे हैं कि क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि द डेप्थ ऑफ सी, जो कि सी की जो गहराई है, इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है जो कि 8,848 मीन्स 8,848 मीटर है, ठीक है। और इससे भी गहरा क्या है सोचिए, जो कि माउंट एवरेस्ट है वो इतना मतलब इतना ऊंचाई उसकी वैसे भी है, उससे ज्यादा ऊंचाई, जो मतलब जितनी ऊंचाई है उससे कई गुना गहराई भी है, कहाँ पर है, जो मैरियाना गर्त होता है मीन्स मैरियाना ट्रेंच जो है कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया। अब आगे देखते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो बात की गई है कि जो अर्थ हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन जो बेसिन है, ठीक है, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो क्या है, कितने कॉन्टिनेंट्स है इसके बारे में अभी मैंने बताया, लेकिन उनके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया जो कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो कितने हैं, मतलब जो पृथ्वी में है तो वो क्या है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है, मतलब 7 मुख्य कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप है, ठीक है। महाद्वीप जहाँ पर जो जमीन, जहाँ पर मतलब प्लेसेस, मतलब जो जमीन जहाँ पर पाई जाती है उसको एक्चुअली कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। और जहाँ पर जमीन नहीं होती बल्कि पानी पानी होता है मीन्स वाटर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं, ठीक है। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। ये जो सेपरेट है, जो कि कॉन्टिनेंट्स है वो क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, कैसे, लार्ज वाटर बॉडीज, पानी के थ्रू ये सेपरेट है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये क्या है, दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप। ये कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स है बच्चों, एशिया है, यूरोप है, अमेरिका, अफ्रीका है, अमेरिका है, मतलब अमेरिका भी दो है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। इनके बारे में आपको याद रखना है, ये मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा रखे मतलब येलो कलर से। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड 5.2, अभी मैंने 5.1 जो कि अभी मैंने बताया है, एंड नोटिस that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere। यहाँ बोल रहे हैं लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड का मैप देखिए जो कि इन्होंने दिया है, एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब आपको मैं दिखाती हूँ, जो बोल रहे हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब जो कि उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध। बच्चों अगर आपने पिछले चैप्टर्स हमारे देखे हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में काफी अच्छे से पता चल जाएगा, मैंने उसमें बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो कि इक्वेटर है, इक्वेटर से यहाँ पर जो इस साइड का है तो वो क्या है, नॉर्थ है, और जो ये जो इस साइड है वो क्या है, साउथ है, ठीक है। ये मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर है इस साइड, और इस साइड क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है। एक्चुअली ये थोड़ा सा ऐसे है, अगर आप इसको थोड़ा सा जो मैप है जो दिया है उसको थोड़ा सा ऐसे मतलब ये अभी वर्टिकल बना है, हॉरिजॉन्टल अगर होता तो ज्यादा आपको क्लियर होता। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें बोल रहे हैं कि आप ये कहना चाहते हैं जो कि ज्यादातर जो कॉन्टिनेंट्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पर ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखिए नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, उसके बाद यूरोप है और एशिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अफ्रीका भी है, ये क्योंकि अफ्रीका इक्वेटर के अंदर, इक्वेटर से मतलब जो इक्वेटर है जो विषुववृत्त है वो किसके बीच से गया है, अफ्रीका के, ठीक है। तो अफ्रीका देखिए यहाँ पर आधा क्या है नॉर्थ में, आधा क्या है साउथ में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया किसमें है, ये साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है, मतलब दक्षिण गोलार्ध में, हेमिस्फीयर मतलब
मतलब गोलार्ध में। अब इसमें देखिए ये जो साउथ अमेरिका है वो क्या है, नॉर्थ में, थोड़ा नॉर्थ में, और उससे ज्यादा क्या है साउथ में। लेकिन ज्यादातर क्या है, ज्यादातर नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है उसमें ही जो कॉन्टिनेंट्स है वो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। बच्चों समझ में तो आ गया होगा आपको जो कहना चाहते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बच्चों कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसमें क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं एशिया के बारे में। एशिया के बारे में अभी आपको बताया था मैंने, जो एशिया मैप में दिखाया मैंने, यूरोप के जस्ट जो बगल में है एशिया के बारे में। इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये सोचिए कि ये जो कवर करता है, जो एशिया है वो क्या करता है, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ, जो कि मतलब अर्थ में जितनी भी लैंड होती है, मतलब अर्थ में जितनी भी लैंड है, वैसे तो ज्यादातर क्या है ओशियन है, लेकिन जितनी भी लैंड है उसका 1/3 पार्ट क्या है, एशिया है। ठीक है, बच्चों इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो यहाँ पर पॉइंट को मैं थोड़ा येलो कलर से कर दे रही हूँ, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब जो द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर बच्चों मैंने इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके बारे में मैंने पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझाया, तो फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। ये जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब पूर्वी गोलार्ध में है। क्योंकि जो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड था उसके बाद वो लॉन्गिट्यूड कैसे डिवाइड होता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। लेकिन जो लैटिट्यूड होता है वो किसमें होता है, नॉर्थन एंड साउथर्न। ठीक है, मीन्स उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में डिवाइड होता है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश होता है, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर होता है। ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको ये ईस्टर्न क्यों कह रहे हैं। ये देखिए जो इस साइड के होते हैं, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, ये जो इस साइड होता है, देखिए ये जैसे इक्वेटर, ये इक्वेटर की लाइन है, जो यहाँ पर देखिए जो इस साइड को जाएगा इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो ये साइड है इस साइड को, तो इसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब पश्चिमी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध, सॉरी पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, अब इसके बारे में ही बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर the tropic of cancer passes through this continent, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या करता है, इस कॉन्टिनेंट से पास आउट करता है, मतलब वहीं से गुजरता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा जो है वो एशिया के बीचों बीच से जाता है या नहीं जाता। तो जो बच्चों आप मैप, आपको अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास मैप जरूरी है। ठीक है, यानी मतलब कि मैप आप ले लीजिए, एक बड़ा मैप आता है मार्केट में, तो जो पॉलिटिकल मैप होता है उसको आप ले सकते हैं। उसमें क्या है, जो सिटीज होती है और जो स्टेट होते हैं, इन सब के बारे में, जो जैसे वर्ल्ड मैप है, जो पॉलिटिकल मैप है, तो इसमें देखिए आपको इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो वर्ल्ड मैप में वैसे भी जो मेन जो मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशियन है इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने बताया, यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या, ये देखिए एशिया से जा रही है, मतलब एशिया इससे मतलब जो एशिया है इसके पास से ही क्या है, गुजरती है। तो देखिए जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर देखिए इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ पर देखिए हिमालय है, हिमालयाज। ठीक है, तो ये इंडिया के बीचों बीच से क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन सब चीजों के बारे में बच्चों, ये जो एटमॉस्फेयर जो सीजन्स आते हैं, ठंडी गर्मी, इन सब चीजों के बारे में पिछले चैप्टर्स में हमने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जा रहा है, तो इसके बारे में मौसम हमारे यहाँ कैसे चेंज होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने पहले बता दिया है, तो उन लेक्चर्स को आप सुन लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया कि एशिया से क्या गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें, एशिया के बारे में और क्या क्या चीजें इसमें देते हैं, ये क्या बोल रहे हैं ये भी देख लेते हैं। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। जो इसमें बता रहे हैं, जब आप बच्चों जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, आप अपना मैप लेके बैठिएगा जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा। ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप उसमें मैच करते जाएंगे, ताकि जो चीज अगर आप मैप में मैच करते जाएंगे तो क्या होगा, आपको वो चीज मतलब याद रहेगी। ठीक है, तो आपको दोबारा से मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। जो एशिया और यूरोप है उसको कौन मतलब अलग करता है, मीन्स
सेपरेट करता है, कौन सा करता है, यूराल माउंटेन। एक यूराल माउंटेन है कहाँ पर, वेस्ट में, मतलब पश्चिम साइड में यूराल माउंटेन है, वो एक दूसरे को जैसे एशिया को और यूरोप को क्या करता है, अलग करता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर मैप में एक बार देख लेते हैं कि जो बोल रहे हैं तो कितना सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूराल माउंटेन बच्चों यहाँ पर है, ये यूराल माउंटेन आपको दिख रहा है, ये है यूराल माउंटेन। ठीक है, ये एशिया है और ये है यूरोप है। तो ये बीचों बीच जो गया है, ये जो यूराल माउंटेन है, ये एक दूसरे क्या करता है, अलग करता है दोनों कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, the combined landmass of Europe and Asia is called यूरेशिया। बच्चों जो दोनों क्योंकि एक साथ ही हैं, ठीक है, सिर्फ इनको डिवाइड कौन करता है, यूराल माउंटेन जो होता है, माउंटेन्स है वो उसको मतलब दोनों जो कॉन्टिनेंट है इसको डिवाइड करते हैं। बट जो अगर इन दोनों को कंबाइंड अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे, इसको यूरेशिया बोलेंगे, EURASIA। ठीक है, यूरेशिया बोलेंगे। यूरेशिया कैसे बना है, यूरोप प्लस एशिया। देखिए यहाँ पर लिखा है यूरोप प्लस एशिया, मतलब यूरोप प्लस एशिया मतलब यूरेशिया। ठीक है, इसको एक कंबाइन एक नाम, कॉमन नाम दे दिया, मीन्स कॉमन नेम दे दिया है। ठीक है, इस पूरे दोनों कॉन्टिनेंट्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए यूरोप के बारे में जानते हैं बच्चों, एशिया के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखते हैं यूरोप के बारे में कि यूरोप के बारे में इन्होंने क्या बोला। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। जो यूरोप है, यूरोप क्या है, मच स्मॉलर, बहुत छोटा है किससे, एशिया से। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ है, जैसे ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया है, तो एशिया के जस्ट इस साइड है, मतलब वेस्ट के साइड, एशिया के वेस्ट साइड मतलब पश्चिम साइड में क्या है, यूरोप है, यहाँ पर यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप है, ये इसके जस्ट एशिया से जस्ट इधर है। लेकिन ये जो थोड़ा सा छोटा बना दिया, बट अगर ये एशिया से क्या है, छोटा है यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं। अब देखते हैं, द आर्कटिक सर्किल passes through it। जो आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्किल बच्चों आपको याद होगा, मैंने अगर पिछले चैप्टर आप देखेंगे तो आपको याद होगा, जो आर्कटिक सर्किल कौन सा था, जो कि यहाँ पर है, जो फ्रीज पॉइंट था वहां से जस्ट ये जो सर्किल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। तो आर्कटिक सर्किल क्या करता है, यहाँ से पास आउट होता है। द आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू इट। जो यूरोप से क्या होता है, आर्कटिक सर्किल पास होता है। ठीक है, तो देखते हैं जो आर्कटिक सर्किल कहाँ है, ये चीज देखिए, ये यूरोप है, और ये देखिए आर्कटिक सर्किल, ये चीज है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, आर्कटिक ओशियन है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहे हैं, ये इससे क्या है, पास, मतलब इससे पास होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ पर लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। मैप को देखिए और इसको आप मतलब लोकेट करिए। ये इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अब आगे देखते हैं बच्चों अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में हमने पहले बता दिया है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। आपको ये चीज याद रखना है बच्चों, ये जो कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको डिटेल से जो दिया है, जो देखिए क्लास 6 की ये बुक है। ठीक है, क्लास 6 की बुक में कितने क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में बन सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए कि मान लीजिए आपको यूरोप के बारे में ही कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर यूरोप और एशिया का जो कंबाइन नेम है उसको क्या कहते हैं, मैं भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर कुछ घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता है, हर एक चीज के बारे में पता है, तो क्या करेंगे आप, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा वहां पर प्रीलिम्स में, तो कई वहां पर क्या है, 2-3 लाइन्स के मतलब ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कुछ कहा, फिर सेकंड पॉइंट में कुछ कहा, फिर थर्ड पॉइंट में कुछ कहा। मान लीजिए आपको फर्स्ट और सेकंड तो आता है, बट थर्ड अगर आता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं उसको पता है, तब आपको वहां पर क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। तो इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो उसको आप अच्छे से अच्छे से कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगर एक ऑप्शन भी कभी अटक जाता है तो वो सारा का सारा जो आता हुआ भी होता है वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आप उस एक ऑप्शन की वजह से पूरा क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, अगर करते भी तो मे भी वो गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हमें आगे क्या लिखा है। अफ्रीका, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। जो एशिया है, एशिया क्या है, सबसे मतलब कि पूरी अर्थ का 1/3 है। ठीक है, अब उससे जो थोड़ा छोटा है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, मतलब एशिया सबसे पहले है, मतलब एशिया रैंकिंग में देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, मतलब एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर मतलब जो 0 डिग्री में, जो कि लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड का जो 0 डिग्री है, जो कि ये बीचों बीच से जो जाते हैं, जो यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है।
है लैटिट्यूड, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो उसको क्या करते हैं यहाँ से इस किनारे से काउंट करते हैं और ये पूरा क्या है 180 हो जाता है यहाँ से। तो लेकिन जो लैटिट्यूड होता है तो लैटिट्यूड को बीच से काउंट करते हैं, वो ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री पे है जो बीचों बीच, मतलब पूरी जो पृथ्वी है उसको बीचों बीच एक लाइन, मतलब इमेजिनरी, मतलब एक इमेजिन किया गया इस लाइन को, तो मतलब एक कल्पना करी गई इस लाइन की, तो उसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री, मतलब शून्य, 0 मतलब शून्य डिग्री, ठीक है। उसके बारे में डिग्री मतलब जब किसी भी नंबर के आगे या फिर किसी के आगे ये इसमें ऐसा पॉइंट लग जाता है उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए डिग्री है, ठीक है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है तो वो कहाँ से गुजरता है, मतलब जो अफ्रीका है, अफ्रीका के बीचों बीच। इसके बारे में मैंने बता ही दिया बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर से। जो कि अफ्रीका है, यहाँ पर देखिए अफ्रीका के बारे में, ये अफ्रीका है, ये पूरा ये जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा हो, ग्रे है या ग्रीन है, तो ये इसके बारे में देखिए। यहाँ पर जो बीचों बीच ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये बीचों बीच लाइन किसकी है, ये इक्वेटर की है, ठीक है। इक्वेटर मतलब विषुववृत्त जो है उसकी लाइन है। तो देखिए ये जो अफ्रीका इसके बीचों बीच से क्या करती है, इक्वेटर जाती है, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सन की जो लाइट है वो कैसे कैसे चेंज होती है, इसके बारे में मैंने पिछले चैप्टर्स में बता दिया, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है अफ्रीका के बारे में। A large part of Africa lies in the northern hemisphere, कि जो ज्यादा पार्ट है अफ्रीका का वो कहाँ पर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर मीन्स उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्थन हेमिस्फीयर मीन्स उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध मैंने बच्चों बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध मतलब जो लैटिट्यूड मतलब अक्षांश का जो ऊपर का पार्ट होता है, जैसे कि ये अक्षांश है, इसका 0 डिग्री ये हो गया, और जस्ट ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध होता है, और जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लुक एट द फिगर 5.1, एक फिगर जो यहाँ पर दिया होगा, देखते हैं इसी को, ये मे भी इसी को बोल रहे हैं, हाँ इसी को 5 पॉइंट बोल रहे हैं, जो कि वर्ल्ड मैप है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। सोचिए एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है, मीन्स ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों लाइनें जाती है, मीन्स कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं कर्क रेखा, और इक्वेटर मतलब विषुववृत्त, और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ये तीनों कहाँ से गुजरती है, इससे ये जो अफ्रीका है इससे तीनों गुजरती है। देखिए आपको देख भी लेना चाहिए ताकि आपको क्लियर है। देखिए ये अफ्रीका है, यहाँ पर देखिए ये इक्वेटर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ये तीनों गुजरती कहाँ से, अफ्रीका से, ठीक है। पास होती है यहाँ से। अब आगे देखते हैं क्या है। द सहारा डिजर्ट, जस्ट 1 मिनट, टॉपिक हाँ ये हो गया। द सहारा डिजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा एक डेजर्ट है, मतलब एक रेगिस्तान है, जो कि कहाँ से, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जिसको क्या बोलते हैं, विश्व का सबसे ज्यादा गर्म जो डेजर्ट है, मतलब जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर मिलता है, अफ्रीका में मिलता है। ऑब्वियसली जब यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और विषुववृत्त भी यहीं से, मतलब विषुववृत्त जो बीच में जो इक्वेटर है वो तीनों यहाँ पर मिलती है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज। जो कॉन्टिनेंट है ये जो कि अफ्रीका है वो किससे बाउंड है, कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स, सारे साइड्स से बाउंड है, किससे, बाय ओशियन एंड सीज। मींस देखते हैं यहाँ पर ओशियन जो कि मतलब महासागर है, और समुद्र है, इसके किनारे किनारे हैं क्या, नहीं है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी सारे साइड में क्या है, ओशियन है और सीज है, मतलब समुद्र है और महासागर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर लिखा है कि जस्ट 1 सेकंड बच्चों, यहाँ पर 1 सेकंड देख लेती हूँ मैं। तो कॉन्टिनेंट बाउंड, हाँ ये हो गया। लुक एट द मैप, ये तो हमने देख लिया। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द नील फ्लो थ्रू अफ्रीका। जो सबसे मतलब विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, नील नदी है, ठीक है। वो कहाँ से बहती है, अफ्रीका से बहती है, ठीक है। अफ्रीका से फ्लो करती है वो, फ्लो थ्रू अफ्रीका, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, नील नदी के बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों कि नील नदी, ये देखिए ये है नील नदी, मींस नील रिवर, ओके। ये है, ये कहाँ से बह रही है, अफ्रीका में बहती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है।
Notice where the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. यहाँ पर लिखा है notice where the equator and Tropic of Cancer. ये तो मैंने बता दिया कि बच्चों की जहाँ पर Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn है, कहाँ से है, कहाँ पर है, ये तो मैंने आपको मैप में बता ही दिया है. अब आगे चलते हैं. जो नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? नॉर्थन अमेरिका मीन्स उत्तरी अमेरिका. उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या है, क्या क्या चीजें जानना हमें जरूरी है उसके बारे में हम देख लेते हैं. नॉर्थन अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे पहला कौन सा बच्चों, इस चीज को जो ये जो सीरियल है उसको आपको याद रखना है. जैसे फर्स्ट कौन सा है? एशिया है, फिर सेकंड कौन सा है? अफ्रीका है, और थर्ड कौन सा है? नॉर्थन अमेरिका. देखिए यहाँ पर सेकंड कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट. जस्ट 1 सेकंड, यहाँ देखिए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया यहाँ पर लिखा था ना, और इसके जस्ट देखिए यहाँ पर लिखा है थर्ड लार्जेस्ट, जो कि तीसरा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है. इसके बारे में मैंने बच्चों बता दिया है अभी मैप में. इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका by a very narrow strip of land called the isthmus of Panama. ठीक है, इसको बोलते हैं जो कि इट इज लिंक्ड, जो कि लिंक है, जो नॉर्थ अमेरिका किससे लिंक है? साउथ अमेरिका से लिंक है, जो कि बहुत ही पतली एक यहाँ पर स्ट्रिप है, एक मतलब एक पतली सी लाइन है जहां से क्या है वो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या है ज्वाइन करते हैं. लेकिन उस जो ज्वाइन करते हैं जो स्ट्रिप है उसको क्या बोलते हैं? पनामा बोलते हैं, मीन्स इस्थमस ऑफ पनामा. ठीक है, इसको देख लेते हैं इसमें है क्या. ये देखिए बच्चों, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका. तो ये जो लाइन है इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं क्या? ये पनामा. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या है. जस्ट 1 सेकंड बच्चों, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, एक बार मैप में जाना पड़ता है, फिर आपको कंटेंट में मतलब उसका टॉपिक क्या है उस पे लेके आना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है. तो इसमें देख लेते हैं अब आगे क्या लिखा है. इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, ये तो बता दिया मैंने. द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का कहाँ पे, ये कहाँ से जाता है? द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली, ये कंप्लीटली किस में है? नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थन मतलब कि मान लीजिए पृथ्वी है जो नॉर्थ साइड का है, ये उत्तरी साइड हो गया, और जो मान लीजिए ईस्ट है, ये मतलब ईस्ट है, और इसका जो पश्चिम है, तो ये जो एरिया है इसमें क्या है? नॉर्थ अमेरिका क्या है यहाँ पर वहां पर है, मतलब कंप्लीटली वहां पर है. ठीक है, 3 ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, जो कि 3 ओशियन मतलब 3 महासागर मीन्स 3 महासागर है जो कि इसके किनारे किनारे हैं. ठीक है, इस कॉन्टिनेंट के. कैन यू नेम दिस ओशियंस? बच्चों आप इसमें देख लीजिएगा मैप में कि कौन कौन से ओशियन है. तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से ओशियन है. ठीक है, जो कि इसके 3 साइड में है. देखिए यहाँ पर अटलांटिक है, और यहाँ पर देखिए ये आर्कटिक है, और यहाँ पर पैसिफिक है. ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया कि अब आगे देखते हैं जो कि ओशियन मतलब महासागर है. ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें है क्या? साउथ अमेरिका. यहाँ पर हमने क्या करा है? नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ लिया है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका के बारे में क्या है देखते हैं. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. जो साउथ अमेरिका वो कहाँ पर ज्यादातर किस साइड में है? जो साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब जो दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पर स्थित है. ठीक है, वहां पर सिचुएटेड है. विच 2 ओशियंस सराउंड इट on the east and the west. Which 2 oceans surround it on the east and west. यहाँ पर क्या है? इसके जो ईस्ट और वेस्ट में क्या है? 2 ओशियन यहाँ पर हैं. ठीक है, यहाँ पर साउथ अमेरिका जो है वहां पर. ठीक है, द ईस्ट एंड द वेस्ट मीन्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है. विच 2 ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट में कौन सा ओशियन यहाँ पर है. ठीक है, तो इसके बारे में आप बच्चों आप मैप में देख लीजिएगा. द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रो इट लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, इसमें बोल रहा है द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, मतलब जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है. ठीक है, जिसका नाम है एंडीज. एंडीज के बारे में बच्चों आपने सुना होगा, वो क्या है? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है. ठीक है, रन थ्रू इट्स लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सोचिए इसकी जो लेंथ है वो नॉर्थ टू साउथ है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या है? साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर. जो साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर. साउथ अमेरिका में क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है. ठीक है, अभी क्या था? लॉन्गेस्ट रिवर था. ठीक है, लॉन्गेस्ट था. अब यहाँ पर क्या है? लार्जेस्ट रिवर मतलब सबसे बड़ी रिवर है. लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर था? अफ्रीका में, जिसका नाम था नील रिवर. ठीक है, और लार्जेस्ट रिवर मतलब सबसे बड़ी रिवर है, वो भी कहाँ है? साउथ अमेरिका में. ठीक है,
द अमेजोन, जिसका नाम क्या है, अमेजोन। बच्चों इसको याद रखना है आपको। जो साउथ अमेरिका में जो मतलब जो वर्ल्ड की क्या है सबसे बड़ी रिवर है वो क्या है, अमेजोन है, जो कि कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। और सबसे लंबी रिवर के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे लंबी रिवर क्या है, वहां पर नील रिवर है, कहाँ पर है, अफ्रीका में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere। जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, पूरी तरीके से कहाँ पर है, साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर मतलब सिचुएटेड है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, साउथर्न, इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियंस एंड सीज। इसके जो चारों मतलब पूरी साइड, इसका जो बॉर्डर है उसके चारों सारे साइड क्या है, ओशियन है या तो समुद्र है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द आइसलैंड कॉन्टिनेंट। इस जो ये कॉन्टिनेंट है इसको क्या बोलते हैं, आइसलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। अब सॉरी, ये जो नेक्स्ट जो हमारा मतलब एक है, ठीक है, इस एक सेकंड देख लेते हैं। इसका जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका कंप्लीटली इज द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ पर है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अंटार्कटिका भी एक बच्चों एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, तो अंटार्कटिका भी जो है कॉन्टिनेंट है, कंप्लीटली इट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, इस बच्चों आपने पढ़ा होगा जब आपको मैंने पृथ्वी के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा जब अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा है, और सॉरी आर्कटिक और अंटार्कटिक के बारे में, दोनों के बारे में मैंने बताया था कि कहाँ पर है। इसके बारे में मैंने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर किया। उन चैप्टर्स को बच्चों देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो उनको क्लियर कर लीजिए एक बार। अंटार्कटिका के बारे में बोले कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो कि दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पूरी तरीके से कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में, जो कि अंटार्कटिका है। इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। ये क्या है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत ही बड़ा, बृहद, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में बृहद बोलते हैं। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल है, मतलब साउथ पोल मतलब जो दक्षिणी ध्रुव है, जो साउथ पोल का मतलब बच्चों आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया, बट फिर भी बता दे रही हूँ। ये जो है, ये जो पोल है, ये जो पोल है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये जो जस्ट नीचे है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। मतलब जो जस्ट नीचे है उसको साउथ पोल, जस्ट ऊपर है जो वो मतलब नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो साउथ पोल के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। It is huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent। जो साउथ पोल है उसके जो सेंटर में क्या है, ये जो साउथ पोल है उसके सेंटर में। ठीक है, एज द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो ये जो अंटार्कटिका इसके बीचों बीच क्या गया है, साउथ पोल गया है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोल पोलर रीजन। ये कहाँ पर है, एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है, साउथ पोलर रीजन में, मतलब कि जो दक्षिणी जो ध्रुवीय रीजन जो क्षेत्र है वहां पर अंटार्कटिका वहां पर स्थित है। ठीक है, इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। ये हमेशा क्या है, इसमें एक थिक आइस मतलब थोड़ी सी मोटी सी क्या होती है, बर्फ जमी होती है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। मतलब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर है, यहाँ पर लोग रह नहीं सकते, मतलब क्योंकि ये आइस का ही पूरा क्या है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर पूरी ये आइस से ढका हुआ है, मोटी मोटी आइस होती है वहां से, मतलब बर्फ से ढका हुआ है, ऐसा कॉन्टिनेंट है। दे आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन नहीं रह सकता है, मीन्स मतलब लोग जो इंसान है वो वहां पर नहीं रह सकते। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जिनके जो रिसर्च सेंटर होते हैं, जैसे कि मतलब जो मान लीजिए कि जो मतलब अंतरिक्ष की मतलब जो मतलब अंतरिक्ष के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कहीं स्पेस के मतलब स्पेस के बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं, या फिर और भी कोई रिसर्च सेंटर है, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, कहाँ पर, अंटार्कटिका में। जैसे कि यहाँ पर लिखा इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, मतलब इंडिया का भी यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। ठीक है, दीज आर नेम्ड द एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पर दो जो मतलब रिसर्च सेंटर है इंडिया के हैं, कौन से हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। बच्चों इनके नाम आपको याद रखना है कि जो जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि मतलब अंटार्कटिका में कौन कौन से मतलब जो मतलब जो अंटार्कटिका में जो रिसर्च सेंटर है उनके नाम क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ ऑप्शंस दे दिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मैत्री दे दिया, ए नंबर पे मैत्री दे दिया, फिर दूसरे में दे दिया दक्षिण गंगोत्री दे दिया, फिर सी नंबर पे कुछ और दे दिया। ठीक है, अब उसमें 4 नंबर पे आपको कुछ और दे दिया। तो जो आंसर पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि जो 1 नंबर का आंसर पूछेगा कि उसमें कहेगा मान लीजिए ए और बी है। ठीक है, या फिर बी नंबर पूछेगा तो क्या कहेगा ए बी सी है। तो इस तरह से क्या आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है तो आप इस पे क्या है कंफ्यूज
कंफ्यूज नहीं होंगे और उसमें आंसर टिक कर देंगे, ठीक है, तो उससे आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों इतना समझ में आ गया होगा आपको लिथोस्फीयर में क्या है, इसके बारे में मैंने बता दिया कि कितने कॉन्टिनेंट्स के बारे में आप जान गए हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर का मतलब जहाँ पर प्लेसेस है, मतलब जहाँ पर स्थान है, ठीक है, उसके बारे में जान गए। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी है, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है, नीला ग्रह मतलब ब्लू प्लेनेट। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इन विद लैंड। मतलब जो यहाँ पर जो पृथ्वी है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि देखिए जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो इसमें 97.5% क्या है, ये ओशियन है, ठीक है, ये सारे ओशियन का पानी भरा हुआ है, देखिए। और जो फ्रेश वाटर, ये मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है जिसमें फ्रेश वाटर कहाँ पर है, फ्रेश वाटर ऑब्वियसली या तो फिर झीलों में होगा, या तो मतलब कोई नदी होगी, या तो जमीन से निकाला जाता है। तो ये फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 2.5% है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि जो मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और इसका 71%, सोचिए ये 71% इतना है, और इसका जो एक्स्ट्रा जो मतलब 100 में अगर 71% इसमें है, जो एक्स्ट्रा जो मतलब उसके अलावा जो बचेगा पार्ट वो क्या है, 29% क्या है, वो लैंड है, ठीक है। ये 71% है, ये 71% है। और बच्चों ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको कहीं पर आप यूज कर सकते हैं जब आप आंसर लिखेंगे, मे बी कहीं पर आपको आप इसका यूज कर सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जो हाइड्रोस्फीयर है कंसिस्ट ऑफ वाटर, इसमें क्या है, वाटर कंसिस्ट है मतलब वाटर है, ऑल इट्स फॉर्म कि मतलब कितने फॉर्म में, कई रूपों में वाटर होता है, जैसे कि बर्फ हो गया, ठीक है, और पानी तो हो ही गया, और भी मतलब और भी कई तरीके जहां पर वाटर हमें मिलता है, कई रूपों में मिलता है। अब देखते हैं कैसे होता है। एज रनिंग वाटर इज इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, यहाँ पर लिखा आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर। मतलब एज रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर है इन ओशियन, जो कि जो महासागर में जो रनिंग वाटर मतलब जो ऐसा वाटर जो कि बहता रहता है, निरंतर बहता है, मतलब एक मतलब बहता रहता है, कि ये नहीं कि हमेशा वही स्थिर नहीं रहता है, मतलब एक जगह ऐसा नहीं कि जो पानी भरा वही नहीं रहेगा, जो पानी था वो आगे निकल जाता है और वो जो नया पानी फिर से उसकी जगह मतलब स्थान मतलब प्लेस में आ जाता है, ठीक है। एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, जो रिवर है और लेक्स है उसमें भी क्या है, रनिंग वाटर होता है। आइस इन ग्लेशियर, जो कि ग्लेशियर जो आइस है वो भी क्या करती है, एक तरह से वाटर का एक सोर्स है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर, जो कि अंडरग्राउंड मतलब जो जमीन में वाटर होता है। एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, और ऐसा वाटर जो कि एटमॉस्फेयर में मतलब जो वातावरण में होता है, जो कि क्या करता है, वेपर के रूप में कहाँ पर होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। क्योंकि भाई जब धूप होती है क्या होता है, वाटर मतलब एज अ वेपर बन के कहाँ चल जाता है, आसमान में, मतलब बादलों के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो जो पानी है वो कहाँ पर है, आसमान में बादलों के रूप में, वाटर वेपर के रूप में रहता है। ऑल कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर, ये सारे किसके पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है। मतलब इन सबको क्या कहेंगे, अगर इनको सबको मिला के अगर कहा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर स्फीयर, सॉरी इसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन, मतलब मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर, जो कि 97% ऑफ अर्थ का जो वाटर है, मतलब अर्थ का जो पानी वो कहाँ पर पाया जाता है, ओशियंस में पाया जाता है, ठीक है। जो बाकी जो बचता है 2.5% वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है व्हाट फाउंड इन द ओशियन एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। मतलब ये क्या है, ये बहुत नमकीन है, मतलब सॉल्टी मतलब नमकीन यानी खारा है, किसके लिए, जो ह्यूमन यूज मतलब ह्यूमन है, मतलब जो मनुष्य है, जो पीपल है, लोग मतलब जो पूरे वर्ल्ड में वो क्या करते हैं, इसका यूज नहीं कर सकते, मतलब जैसे पीने के लिए यूज करते हैं तो ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कि जो फ्रेश वाटर है उसको यूज कर सकते हैं, बट इसका जो सॉल्टी वाटर है उसको यूज नहीं कर सकते पीने के लिए, ठीक है। द लार्ज proportion sorry a large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glacier or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water of human इसके जस्ट एक सेकंड, यहाँ पर क्या लिखा है, ह्यूमन यूज, मतलब इसके अलावा जो 2.5% का जो वाटर है वो कहाँ पर है, जो वो क्या है, जो ह्यूमन है उसकी यूज करने के लिए 2.5% पानी है। सोचिए पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं उन सब के लिए 2.5% पानी अवेलेबल है, ठीक है। वो किन किन रूपों में अवेलेबल है, मतलब कैसे, मतलब किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है, इसके बारे में तो हमने बता दिया। हेंस
Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. मतलब ये पूरा मतलब पानी से भरा हुआ है ये प्लेनेट, मतलब सबसे ज्यादा पानी ही है, ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है, पानी की शॉर्टेज यहाँ पर क्या होती है, बनी रहती है ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर ओशियन के बारे में देखते हैं, ओशियंस क्या होते हैं एक्चुअली। जैसे अभी हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में जान लिया, अब हम ओशियंस के बारे में जानते हैं। ओशियंस मतलब महासागर, ठीक है। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो ओशियन है मीन्स महासागर है, वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये जो ओशियंस है, जैसे मान लीजिए एक ओशियन यहाँ पर है, फिर एक ओशियन यहाँ पर है, तो एक तरह से क्या है, ये दोनों मतलब सारे क्या है, एक दूसरे कनेक्टेड है। मान लीजिए ऐसे करके कनेक्टेड है, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड है मतलब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशियन का वाटर होता है मतलब महासागर का जो पानी होता है, वो हमेशा क्या करता है, मूव करता रहता है। ऐसा नहीं कि एक जगह है तो वही हमेशा रहेगा, नहीं, वो क्या करता है, आगे फ्लो करता रहता है, मीन्स बहता रहता है, ठीक है। और उसकी जगह जहाँ जो जितना बह जाता है उसकी जगह दूसरा पानी आ जाता है वहां पर। The three chief movements of ocean water are the waves, the tides and the ocean currents। मतलब थ्री चीफ मूवमेंट्स मतलब जो गतियां होती हैं जो कि महासागर में होती हैं, तो कौन कौन सी हैं देखते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि जो यहाँ पर ओशियन वाटर जो होता है उसमें क्या आती है, तरंगे मीन्स वेव्स आती हैं। जैसे कि आपने अगर आपने कभी सी देखा होगा या फिर ओशियन कहीं पर भी देखा होगा, अगर मान लीजिए आपने समुद्र देखा होगा, अगर आप मुंबई गए होंगे या फिर चेन्नई कहीं भी गए होंगे, तो आपने अगर ओशियन मतलब कि पानी को देखा होगा जो समुद्र में, तो क्या होता है, ऐसे लहरें बन के आता रहता है, लहरें ऐसे ऐसे आती रहती है, फिर क्या करती है, फिर धीरे से नीचे हो जाती है। तो अचानक से काफी तेज तेज लहरें, ऊंची थोड़ा ऊंची ऊंची लहरें आती है, फिर क्या होते हैं, नीचे चली जाती है। तो वो जो लहरें होती हैं, तो इनके थ्रू क्या होता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, मतलब मूव करता रहता है। और जो द टाइड्स मतलब ज्वार भाटा जिनको बोलते हैं, वो भी आते रहते हैं, उनके थ्रू भी मूव करता रहता है पानी। एंड द ओशियन करंट्स मतलब जो महासागरीय धाराएं होती है, मतलब जो जैसे तेज धाराएं, मतलब तेज मतलब ऐसे मान लीजिए एक एक महासागर से मतलब एक ओशियन से दूसरे ओशियन तक पानी जा रहा है। एक्चुअली बच्चों आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, जैसे कि दो ग्लासेस रख दीजिए, आप अगर मतलब फिजिक्स लिए होंगे, फिजिक्स में एक ऐसा एग्जांपल था कि जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और यहाँ पर भी एक ग्लास है, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब आप पानी भरोगे, मान लीजिए आप इधर यहाँ से पानी भर रहे हैं और यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आप पानी डालेंगे किसी किसी पॉट मतलब किसी बर्तन के थ्रू, तो इसमें तो भर जाएगा, लेकिन जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा तो इस पाइप के थ्रू इसमें भी पानी भरता जाएगा, ठीक है। तो जब तक भरते जाएंगे जब तक ये दोनों क्या है, इक्वल ना हो जाए। तो ऐसे ही समुद्र, ऐसे ही क्या है, ओशियंस का भी यही यही मेथड है। जैसे मतलब एक में पानी फिल हो जाता है, उतना इक्वल हो जाता है, फिर वो दूसरे ओशियन में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये प्रोसेस क्या है, चलती रहती है। द फाइव मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड साउथर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। यहाँ पर जो फाइव जो मेजर ओशियन है, मतलब जो 5 महाद्वीप है, जो कि सबसे मतलब इंपॉर्टेंट जो मेजर ओशियंस है, वो कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, द इंडियन ओशियन है, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। बच्चों इसको याद कर लीजिए, जैसे कि आप ये 5 दिया ना, तो जैसे इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे आप, जैसे कि पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन हो गया, फिर ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक को मान लीजिए आप ए यहाँ पर लिख दीजिए और ए यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इसका हो गया आर्कटिक ओशियन, ये हो गया अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब इसके बाद जो इंडियन ओशियन, इसके बारे में याद करना है, तो इंडियन ओशियन मान लीजिए इसी के जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पर इंडियन ओशियन आपको लिखना है, ये सिर्फ याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ। ये इंडियन ओशियन को जस्ट इधर पे एक सामने लिख लीजिए और जस्ट ये साउथर्न ओशियन है, इसको यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए, ठीक है। एक याद करने का एक ट्रिक है जिसमें मतलब कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका समझ लीजिए आर्कटिक हो गया, ये अटलांटिक हो गया, ये पैसिफिक हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया, ये साउथर्न ओशियन। तो देखिए कितनी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं ना। तो ये चीज है, इसको याद करने के लिए अगर मेजर ओशियन आपसे पूछा जाए तो इसे ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
द पेसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। जो पेसिफिक ओशियन मतलब क्या होता है बच्चों, प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं इंग्लिश में। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, ये क्या है, सबसे बड़ा जो ओशियन है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। ये बच्चों आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, जो कि प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फर्स्ट पेपर होता है, उसमें आपसे ऑप्शन में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, ये जो फैक्ट्स है बच्चों इनको आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको ऐसे जो फैक्ट्स है इनको आपको पॉइंट कर लेना है, मतलब इनको याद रखना है। ठीक है, रिवीजन इन्हीं का करना है कि कोई भी पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मतलब मान लीजिए पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन कह दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, वहां पर लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट पे कि पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, फिर लिख देंगे कि अटलांटिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, फिर लिख देंगे कि इंडियन ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, फिर लिख देंगे साउथर्न ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। तो अब उसमें एक सही मतलब उसमें ट्रू वाला कौन सा है वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो उसमें वन लिख देंगे, मतलब ऑप्शन में वन लिख देंगे, वन का ए है, मतलब वन पॉइंट सही है या फिर ए बी सही है, इस करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों। ठीक है, तो उस समय अगर आपको ये चीज लाइन ये यहाँ पर क्लियर है तो आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इट इज स्प्रेड ओवर वन थर्ड ऑफ द अर्थ, ये क्या है, इट इज स्प्रेड ओवर वन थर्ड ऑफ द अर्थ, ये क्या है, वन थर्ड ऑफ द अर्थ, जो कि वन थर्ड मतलब जो पृथ्वी का वन थर्ड पार्ट है वो क्या है, वहां पर क्या क्या स्प्रेड है, मतलब क्या फैला हुआ है, पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, क्योंकि वही सबसे बड़ा है। मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो कि सबसे गहरी जो मतलब जिसको कहते हैं एक खाई की तरह होता है। ठीक है, तो इस तरह समुद्र में जो महासागर है उसमें सबसे नीचे जो प्लेस है, जैसे समझ लीजिए समुद्र के अंदर खाई है। ठीक है, खाई के बारे में आप जाना होगी, बहुत ऊंचाई से मतलब अगर आप देखें तो बहुत, अगर नीचे से कोई गहराई सी होती है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना कि खाई बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं याद है, तो लेकिन इसको क्या बोलेंगे, मतलब सबसे गहरा जो समुद्र में सबसे गहराई, सबसे ज्यादा गहराई है उसको क्या बोलेंगे, मैरियाना ट्रेंच, मतलब मैरियाना गर्त जिसको बोलते हैं। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन, जो कि कहाँ पर होती है, पैसिफिक ओशियन होती है। अब देखिए इससे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मैरियाना गर्त है वो किस ओशियन में है ना, इससे भी आपका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये भी बन सकता है। तो बच्चों इन सबको आप खुद से कोशिश करिए क्वेश्चन बनाने की हर एक टॉपिक से, तो इससे पता है आपको कहीं भी किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी। आप पहले खुद से मतलब कि क्वेश्चंस बनाइए, एक लेसन पढ़िए, उसको खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए और जो थ्योरेटिकल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी बनाइए, और फिर भले ही आप उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज आप किसी कोचिंग की ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से भी करते हैं ना तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे पता होगा कि आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से क्लियर मतलब समझ चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं, द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो पैसिफिक ओशियन बच्चों इसका मतलब शेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेप कैसा है, इस ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बन सकता है कि जो पैसिफिक ओशियन है उसका शेप कैसा है। ठीक है, मतलब उसका आकार कैसा है, तो यहाँ पर क्या ऑलमोस्ट सर्कुलर, मतलब ये इसका जो क्या है सर्कुलर मतलब गोलाकार है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट मतलब लगभग क्या है, गोलाकार है। ठीक है, किसका है, पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर पी लिख दीजिए पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इसका क्या है, राउंड शेप है। एशिया ऑस्ट्रेलिया एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, जो कि मतलब ये जो पैसिफिक एशियन है, एशिया है उसके किनारे किनारे क्या है, सराउंड के मतलब उसके किनारे, मतलब सॉरी एक सेकंड इन्होंने क्या बोला है, एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, इस मतलब इसके जो किनारे इसको मतलब इसी में बसे हुए हैं कौन कौन से, एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, तो इससे कहीं ना कहीं टच करते हैं सारे जो महाद्वीप है, इससे क्या है, टच में है। ठीक है, मतलब इसके टच करते हैं इससे। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। अब इसमें क्या करना, आप मैप को देखिएगा और इसको चेक करिए कि मतलब जो ये सारे जो महाद्वीप है वो पैसिफिक ओशियन से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बारे में आप मैप में जब देखिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर लिखा द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन जो है, ठीक है, तो वो क्या है, इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जो अटलांटिक ओशियन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, किसके बाद, पैसिफिक ओशियन के बाद जो सबसे बड़ा ओशियन है वो क्या है, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, जो किस शेप का, बच्चों इसका शेप जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए जो जो अटलांटिक ओशियन है सेकंड सबसे बड़ा ओशियन, ठीक है, मान लीजिए ये है अटलांटिक ओशियन, तो ठीक है, तो इसमें बीच में ए लिख लीजिए, ठीक है, इस ये आपको याद करने का तरीका है। एस के बीच में ए लिख लीजिए, ठीक है, ये क्या है अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक के ए टी लिख दीजिए तो इससे क्या है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए टी से मतलब इसका मतलब अटलांटिक ओशियन जो क्या है एस शेप का है, और जो पैसिफिक ओशियन है वो कैसा है ऑलमोस्ट सर्कुलर है, ठीक है। बच्चों इनके शेप बहुत अच्छे से याद करना क्योंकि इससे भी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। इट इज फ्लैंक मतलब इसमें क्या है घिरे हुए बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इससे क्या है नॉर्थ और साउथ अमेरिका इससे क्या है घिरा हुआ है। ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, मतलब वेस्टर्न साइड में क्या है साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, इसके क्या है जो वेस्ट साइड में क्या है साउथ अमेरिका है, एंड द यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड इसके क्या है साउथ यूरोप है और अफ्रीका है, ठीक है। तो इसको याद को आपको ये चीजें बहुत ही जो पॉइंट्स दिए ना बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉइंट्स में क्योंकि जितना आप याद रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है बेनिफिशियल, ठीक है, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड, ठीक है। The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This regular and indented coastline provide ideal location for natural harbors and port, ठीक है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर बताया कि कोस्ट लाइन जो कि इसका तटीय क्षेत्र है, ठीक है, अटलांटिक के बारे में, अटलांटिक हाईली इंटेंडेड है, ठीक है। दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन, ठीक है, मतलब इरेगुलर एंड इंटेंडेड है, ठीक है, कोस्ट लाइन जो कि इसके जो तटीय प्रोवाइड ये क्या करता है प्रोवाइड करता है आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हर्बर्स, ठीक है। जो नेचुरल हर्बर्स होती है उसके लिए क्या है जो आइडियल लोकेशन वो प्रोवाइड करता है जहां पर पोर्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज बिगेस्ट ओशियन, मतलब बिजी ओशियन है, कौन सा है जो कि अटलांटिक ओशियन है, बहुत ही बिजी ओशियन है क्योंकि जो पोर्ट्स होते हैं जहां पर जो लोग जो शिप होते हैं जो जहाज होते हैं वो कहाँ पर यहाँ पर सब कई उसके मतलब क्या है पोर्ट बने होते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये बहुत ही बिजी एक पोर्ट है वहां पर बने जो बिजी ओशियन है, मतलब इसमें ज्यादातर जो ये है बिजनेस के लिए जो कॉमर्स के मतलब जो इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिकली ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशियन है, कौन सा है अटलांटिक ओशियन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है मतलब एक ऐसा महासागर है जो कि एक कंट्री के नाम से है जिसका नाम क्या है इंडिया, मतलब भारत के बारे में बताया गया है, ठीक है। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। अब देखिए यहाँ पर जो ओशियन है इंडियन ओशियन मतलब इंडियन ओशियन के बारे में मतलब जो इंडियन ओशियन है मतलब कि इसको हिंद महासागर सॉरी इसको हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर, ठीक है। तो इसको ये क्या है ऑलमोस्ट ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल शेप का है, ये क्या है हिंद महासागर, यहाँ पर आप एच लिख लीजिएगा, ठीक है, एच हिंद महासागर, तो एच लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, या फिर इंडिया आई लिख दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है हिंद महासागर कैसा है, इंडियन ओशियन क्या है, यहाँ पर आई लिख लीजिए और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसको एच लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे आप समझ जाएंगे कि हिंद महासागर क्या है ट्रायंगल शेप का। अब देखिए पैसिफिक ओशियन कैसा था ऑलमोस्ट सर्कुलर, ठीक है। अब जो अटलांटिक ओशियन कैसा था वो ऑलमोस्ट एस शेप का था, ठीक है। और जो इंडियन ओशियन है वो किस शेप का है ट्रायंगुलर शेप का, मतलब त्रिभुज आकार का है, ठीक है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, ठीक है, जो नॉर्थ साइड है वो क्या है बाउंड बाय एशिया, ये क्या है एशिया से बाउंड है मतलब एशिया से लगा हुआ है। इन द वेस्ट ऑफ अफ्रीका और इसके जो वेस्ट में क्या है अफ्रीका है, एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ईस्ट में क्या है ऑस्ट्रेलिया है। द साउथर्न ओशियन इन सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थ वर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब इसमें बताया गया कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है ये, ठीक है। साउथर्न ओशियन इनसर्कल, ठीक है, जो साउथ ओशियन इनसर्कल इसमें देख लेते हैं। साउथर्न ओशियन इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ सॉरी अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड टू नॉर्थ, मतलब जो नॉर्थ साइड में जो है ये 60 डिग्री पे क्या है साउथ लैटिट्यूड पे है, ठीक है। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल, जो आर्कटिक सर्किल जो बच्चों मैंने पिछले लेसन
क्वेश्चन उसमें बताया था मैंने, जो आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल। जो आर्कटिक सर्किल है वो आर्कटिक ओशियन से क्या है, बिल्कुल आसपास ही मतलब लोकेटेड है, ठीक है, एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, और ये क्या है, नॉर्थ पोल के पास है, ठीक है। It is connected with the Pacific Ocean by the narrow stretch of shallow water। ये क्या है, जो पैसिफिक ओशियन है उससे क्या है, नैरो वाटर से क्या है, स्ट्रेच है, मतलब ऐसा लगता है जैसे उसी से जुड़ा हुआ, ऑफ शैलो वाटर मतलब थोड़ा सा वाटर वहां पर है जिससे क्या है, जुड़े हुए हैं, जैसे आर्कटिक जो ओशियन है और पैसिफिक ओशियन इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, जो इनके बीच में जो नैरो स्ट्रेच है उसको क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। इट इज बाउंड बाय नॉर्थन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। इट इज बाउंड बाय नॉर्थन कोस्ट, जो कि नॉर्थन तट है, मीन्स जो उत्तरी तट है, इसके बारे में इट इज बाउंड बाय नॉर्थन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। जो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया का है उस ये किससे लगा हुआ है, नॉर्थन कोस्ट, सॉरी जस्ट इट इज बाउंड, मतलब ये बाउंड है किससे, नॉर्थन कोस्ट से, ऑफ किसके, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया तो आपको पता है यूरोप और एशिया के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर। बच्चों हमने यहाँ पर लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये कंपोनेंट्स है किसके, जो अर्थ में जो कि कंपोनेंट्स, 3 मेन कंपोनेंट्स है उसके बारे में बताया। तो हमने लिथोस्फीयर में पढ़ लिया क्या है, और जो हाइड्रोस्फीयर है उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब तीसरा जो कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है उसके पूरे मतलब चारों तरफ क्या है, एक लेयर सी बनी हुई है जिसको क्या बोलते हैं, जो गैसों की लेयर, मतलब गैसेस हैं जहां पर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल के बारे में तो बच्चों पता है, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, जो हमारी जमीन होती है, ये जमीन है, ये आसमान के बारे में बताएगी, जो आसमान में लेयर्स बनी हुई है, ये आसमान है, आसमान में क्या है, लेयर्स बनी हुई है, मींस स्काई में क्या है, लेयर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आसमान जो आपको लगता है कि आसमान है, एक्चुअली क्या है, ये लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटेग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लेनेट। ये जो थिन लेयर्स हैं, मतलब ये लेयर्स में डिवाइड है, जो एटमॉस्फेयर ना, ये तो थोड़ी पतली पतली लेयर्स में डिवाइड है, ऐसा लगता है जैसे ब्लैंकेट है, मींस जो कंबल होता है वो ऐसा लगता है एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स रेज। ये क्या करते हैं, इसके थ्रू हम क्या, जो ब्रीथ लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन क्या है, हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, मींस ऑक्सीजन को अपने इनहेल करते हैं, ठीक है। तो और जो सन रेज होती है, जो कि सन की किरणें होती है, वो क्या करती है, उनसे जो कि हार्मफुल होती हैं, मींस जो हमें नुकसानदायक है, तो वो क्या है, जैसे सन की हार्मफुल रेज आती है उसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, उनसे हमें सेव करती है, मतलब बचाती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर, बस 1600 किलोमीटर, जो कि हमारी पृथ्वी है, वो जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक पाया जाता है, 1600 किलोमीटर तक पाया जाता है। जैसे कि अर्थ का, ये पूरा अर्थ का ये स्पेस है, ठीक है, मतलब जो सरफेस है उससे जस्ट 1600 किलोमीटर यहाँ पर ऊपर चले जाइए आसमान की ओर, ठीक है, तो उसको 1600 किलोमीटर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, मतलब वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। जो कि एटमॉस्फेयर है वो क्या है, 5 लेयर्स में डिवाइड है, ठीक है, 5 लेयर्स, मतलब जो परत होती है उसमें डिवाइड है, ठीक है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। मतलब ये किस पे निर्भर है, जो कि कंपोजिशन और टेम्परेचर, जो कि तापमान है, और अदर प्रॉपर्टीज, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है जिन पर ये क्या करता है, ये डिवाइड है, पांचों जो लेयर्स है इन सब में डिवाइड है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। जो कि ऐसी लेयर जो कि अर्थ से जस्ट ऊपर है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों यहाँ पर क्षोभ मंडल। देखिए मैंने बताया है, जैसे यहाँ पर देखिए ये बलून, ये फायर बलून होता है, जो एयर बलून, तो ये यहाँ से उड़ रहा है, ये सरफेस मतलब ये जमीन है, और यहाँ से जस्ट ऊपर जाइए तो सबसे पहली जो लेयर है वो क्या कहलाती है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। और जस्ट इससे ऊपर जाएंगे एक लेयर और है, इसको देखिए है ना एक लेयर, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैंकेट, जिसको बोला इन्होंने थिन ब्लैंकेट, ठीक है। इससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, ठीक है।
और इससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो फिर क्या आएगा, मेसोस्फीयर। ठीक है, मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल। ठीक है, और इसके आगे जस्ट ऊपर जाएंगे तो थर्मोस्फीयर मतलब आयन मंडल। ठीक है, और जस्ट ऊपर जाएंगे तो उसको एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल, हिंदी में बोलेंगे बहिर्मंडल, मतलब आयन 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 मंडल के बाद जब ऊपर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे बहिर्मंडल। बच्चों, इनको याद करने का तरीका देखिए, इसमें क्या है, इसमें याद करने का तरीका आपको इतना करना है कि यहाँ पर आपको लिखना है ई। ठीक है, ई मतलब एक्सोस्फीयर। ठीक है, और जस्ट यहाँ पर थर्मोस्फीयर मतलब टीएच लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ। ठीक है, ये टीएच हो गया। उसके बाद मेसोस्फीयर, जस्ट 1 सेकंड बच्चों, ये थोड़ा सा सही नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख दी ताकि आपको याद रहे, है ना। ये हो गया एक्सोस्फीयर। उसके बाद बोल यहाँ पर हो गया थर्मोस्फीयर, टीएच लिख दीजिए इसको, थर्मोस्फीयर। फिर ये हो गया मेसोस्फीयर। उसके बाद हो गया ये स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद हो गया ये ट्रोपोस्फीयर को टीआर लिख लीजिए। ठीक है, टीआर। यहाँ पर कितनी लेयर्स हो गई, 5 लेयर्स। इसको काउंट करिए कितनी है, 5 लेयर्स। तो इसको बच्चों आप लिखेंगे ना तो इसको आपको याद रहेगी। और हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, जैसे बहिर लिख दीजिए पहले, फिर उसके बाद आयन लिख दीजिए, फिर मध्य लिख दीजिए, फिर समताप लिख दीजिए, फिर क्षोभ लिख दीजिए। इससे आपको अगर आधा आधा आप नाम याद रखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तो आपको पूरा नाम भी याद आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्षोभ बहिर हो गया, फिर आयन हो गया, फिर मध्य मंडल। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो ऐसे देखेंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो ऐसे देखें, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए तो यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फीयर है, इस पे स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी, याद करने का एक तरीका है जो कि वायुमंडल के बारे में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। द स्ट्रेटोस्फीयर, द मेसोस्फीयर, द थर्मोस्फीयर एंड द एक्सोस्फीयर, इसके बारे में बता दिया। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कि एटमॉस्फेयर है वो कहाँ पर है, किससे बना हुआ है, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, जो कौन सा है एटमॉस्फेयर, ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। which make up about 99% of clean dry air, जो कि क्या है, which make up about 99% of clean air, सॉरी क्लीन एंड ड्राई एयर। वो इससे क्या बनती है, मतलब जो क्लीन एयर और ड्राई एयर होती है वो इससे बनती है, जो कि एटमॉस्फेयर में है, जो कि 99% है। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन क्या है 78% है उसमें, और जो 99% है इसके बारे में बताया। जो नाइट्रोजन 78% है और जो ऑक्सीजन है वो कितनी है 21%। ये जो 99% है इसको टोटल को डिवाइड करके बताया कि नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन क्या है 21% है। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। इसके अलावा जो गैसेस हैं वो क्या है, बहुत ही कम मात्रा में है, जिनको जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, और भी अदर गैसेस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, जो 99% है, सोचिए सबसे ज्यादा परसेंट किसका है, नाइट्रोजन का है, और उससे कम किसका है, ऑक्सीजन का है। और उसके अलावा जो गैसेज है वो बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, कंप्रेसिव 1% बाई वॉल्यूम, मतलब इनका जो वॉल्यूम है बहुत ही कम है। ठीक है, ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कि जो ऑक्सीजन है वो किस लिए यूज होता है, मीन्स ब्रीथ लेने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए यूज होता है लाइफ के लिए। ठीक है, अगर जीवन कहीं पर पॉसिबल है तो अगर ऑक्सीजन है वहां पर तो क्या है, उससे वहां पर जीवन संभव है। वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि नाइट्रोजन वो क्या है, लिविंग जो ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बारे में बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है वायुमंडल मींस एटमॉस्फेयर में। इज इंपॉर्टेंट एज इट अब्सॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। क्या होता है बच्चों, जैसे जितनी भी गर्मी होती है, जो कि अर्थ की गर्मी जो होती है, अर्थ से जो गर्मी निकलती है, जैसे कि मान लीजिए पोल्यूशन हो गया, मींस इतनी जो ट्रांसपोर्ट चलते हैं और या फिर बसेस होती है, ट्रेन होती है, इन सब से जो भी मतलब गर्मी निकलती है, या फिर जो एसी होती है जो घरों में लोग यूज करते हैं, उससे भी तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। बच्चों आप जब जो फ्रिज होता है आपके घर में देखिएगा, फ्रिज के पास आप खड़े हो जाएगी, वहां पर कितनी गर्मी होती है। ठीक है, तो ये सब सारी जो गर्मी थी वो कहाँ जाती है, उड़कर आसमान की ओर जाती है। ठीक है,
तो ये जो गर्मी कौन एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आसमान में एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब यही गर्मी ज्यादा मात्रा में हमारी अर्थ से जाती है तो क्या है, वायुमंडल को और ज्यादा गर्म करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो बर्फ जो जो आइस जो माउंटेन्स है वो क्या है, पिघलती, उनकी आइस क्या है, पिघलती। इससे बोलते हैं, आपको आपने सुना होगा कि जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे ही होता है कि अगर गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो ऑब्वियसली जब गर्मी ज्यादा होगी तो बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। ठीक है, तो इसी के बारे में बताते हैं। अब इसमें देखिए, देयर बाय कीपिंग द प्लेनेट वार्म, ये क्या करती है, प्लेनेट को मतलब ग्रह को वार्म करती है, मतलब गर्म रखती है। भाई जब हल्का फुल्का गर्म होगा तभी तो वहां पर जीवन संभव होगा। तो कार्बन डाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेड़ों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन हल्की फुल्की गर्मी नहीं होगी तो वहां पर जीवन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बताया था उसमें जो हिस्ट्री पढ़ाई है मैंने, जस्ट में भी शायद मतलब कल से मतलब एक दिन पहले पढ़ाया है। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ाया था, हिस्ट्री में शायद सेकंड चैप्टर है क्लास 6 की एनसीईआरटी का। ठीक है, तो उसमें बताया था कि जब एटमॉस्फेयर में हल्का गर्मी हो गई, तो एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म होने लगा तो कितने चेंजेस आ गए पूरे वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी में। तो उसके बारे में मैंने वहां पर बताया बच्चों। तो ये लेक्चर्स जो मैं बताती हूँ काफी कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो इनको आपको आप सब सारे जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से सुनिए, ताकि कोई भी आपको जो इश्यूज कहीं पे भी आते तो वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस चीज के लिए जरूरी, मतलब किस चीज के लिए एसेंशियल है, फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब ग्रोथ प्लांट्स की जो पौधे की जो ग्रोथ होती है, जो पौधे बढ़ते हैं वो किससे बढ़ते हैं, ये जो मतलब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है इससे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, जो डेंसिटी मतलब जो घनत्व होता है वो किस पर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि वायुमंडल की जो डेंसिटी होती है वेरीज विद हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मान लीजिए जो ट्रोपोस्फेयर में जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होगी, स्ट्रेटोस्फेयर में डिफरेंट होगी। ठीक है, मेसोस्फेयर में डिफरेंट होगी, थर्मोस्फेयर में डिफरेंट होगी, एक्सोस्फेयर में डिफरेंट डेंसिटी होगी। ठीक है, इस यहाँ पर लिखा इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप, जो कि जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर में वो क्या करती है, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो कहाँ पर होती है एटमॉस्फेयर की, मतलब सबसे ज्यादा जो गैसेस जो पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कहाँ पाई जाती है, जो कि सी लेवल होता है, सी लेवल से मतलब इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। जो सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, जो समुद्र तल होता है, मतलब जो समुद्र का जो ऊपर का पानी होता है, तो उससे जो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो क्या होगा, जो डेंसिटी वो क्या करेगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं द क्लाइंबर्स, मतलब क्या आप जानते हैं द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। जो बच्चों क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये क्लाइंबर्स है, जैसे कि यहाँ पर ये माउंटेन में चढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या डेंसिटी कम होती जाती है एटमॉस्फेयर की, मतलब जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर, ठीक है, और भी गैसेस की कमी होती है वहां पर, तो क्या है उनको सांस लेने, सबसे पहली बात तो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की वजह से ही अगर वहां पर ऑक्सीजन ही कम होती तो ऑब्वियसली सांस लेने में दिक्कत होगी, तो क्या उससे घबराहट होती है, तो उससे जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको चढ़ने में, ऊपर चढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पर दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन, उन्हें क्या लेके जाना पड़ता है अपने साथ, ऑक्सीजन का एक जो सिलेंडर होता है वो लेकर अपने साथ जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने ले रखा है, जो पीछे अपने बैक पे टांग रखा है, ठीक है, हैंग कर रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, जो कि मतलब एक सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की जैसे उनको नीड होती है तो उसको वो यूज कर लेते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड, तो जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, मतलब कम होता चला जाता है। भाई जहां पर अभी आपको पढ़ाया मैंने कि जो वार्म मतलब हल्का फुल्का वार्म होना भी जरूरी है, जैसे मतलब जो एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है उसको हल्का फुल्का गर्म होना भी जरूरी है। अगर गर्माहट नहीं होगी एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, वहां पर जब बर्फ ही बर्फ होगी। अब जैसे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ पर क्या है, सिर्फ वहां पर गर्मी नहीं है, सिर्फ ठंडक ही है, तो इस वजह से वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। तो इस तरह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, गर्मी कम होती जाएगी, यानी टेम्परेचर क्या है, घटता जाएगा। ठीक है, और दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, प्रेशर डालता है किस पर, एटमॉस्फेयर जो अर्थ जो पृथ्वी है उस पर क्या डालता है, प्रेशर डालता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपने मतलब अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो क्या है उसमें जैसे आप जैसे कोई चीज मान लीजिए ये बुक रखी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई इरेजर रखी, ठीक है, तो इरेजर क्या करती है, इस पर प्रेशर डालती है, और ये बुक है ये इस पर प्रेशर डालता है। तो इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर है
तो एटमॉस्फेयर किस पर प्रेशर डालता है, जो अर्थ में, ठीक है, अर्थ में। तो ऐसे ही मतलब ये ऐसे होता है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर भी भाई, एटमॉस्फेयर का जो जो वातावरण वो ज्यादा है, ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा डालता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसका क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या लिखा है, दे हैव, ये तो हो गया। इसके बाद द टेम्परेचर ऑल्सो, हाँ, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, जैसे कि ये क्या है, प्लेस टू प्लेस, जैसे स्थान बाय स्थान यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निर्भर करता है, मतलब वहां पर वेरी करता है, ठीक है, कि कहीं पर कम प्रेशर होगा, कहीं पर ज्यादा हो प्रेशर हो, वहां पर कहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है। यहाँ पर देखते हैं, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर, ठीक है। ये लो और हाई कहाँ पर होता है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो एयर होती है, जो हवा होती है, क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है, ठीक है। तो जैसे हाई हाई प्रेशर कहाँ का हो गया, जो एटमॉस्फेयर है उसका हाई प्रेशर हो गया, और जो अर्थ है उसमें क्या है, लो प्रेशर होता है, तो क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है, ठीक है। तो भले ही ये कितनी भी ताकत लगा, लेकिन यहाँ से नहीं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर की जो हाई प्रेशर होता है, इसकी वजह से मतलब प्रेशर बना रहता है किस पे, अर्थ पे, ठीक है। तो जैसे आपने जैसे देखा होगा प्रेशर, हाँ, जैसे पंखा या कूलर होता है आपके घर में, आपने देखा होगा कि जैसे कूलर आप चला लीजिए गर्मियों के समय में, ठीक है, उसके जस्ट सामने आप बैठ जाइए, तो ऐसा लगे कि जो एयर है आपको मतलब पीछे की ओर क्या कर रही है, मतलब आपको मूव कर रही है, ठीक है, मतलब झेल रही है बहुत तेज से, ऐसा लगेगा आपको। अगर ज्यादा तेज, जैसे एक फैन होता है बहुत तेज चलता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, लेकिन उसको फैन को इतना तेज चला दो, बिल्कुल फुल नंबर पे चला दो, ऐसा लगेगा जैसे कि आपको मतलब पीछे की ओर भाग रहे हैं। अभी यही मान लीजिए, जैसे जब कभी आंधी भी आने लगती है, तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत तेज एयर चल रही है, आप वहां पर क्या है, खड़े भी नहीं रह सकते। तो ये सोचिए, जो प्रेशर है एयर का, वो क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कहीं कहीं पर ये बहुत ज्यादा होता है प्रेशर, कहीं कहीं पर क्या होता है, कम होता है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, जो मूविंग एयर, जो एयर है मतलब की हवा है, वो क्या करती है, उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, मतलब मूविंग एयर, जो जो गति करती है उसको क्या बोलते हैं, विंड, मतलब हवा बोलते हैं। जो मूविंग, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसी एयर, मतलब कि हवा, जो विंड होती है, मतलब हवाएं चलती हैं, जैसे बोलते हैं ना, ये हवा चलती है, जैसे कि बहुत तेज से हवाएं चलती है, मूव, विंड मतलब यहाँ से हवाएं चलती है, तो वही चीजें मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है हवाएं। हवाएं एक्चुअली हवाएं नहीं, गैसेस होती है, ठीक है, जिनको मतलब एक जब वो मूव करती है, तो उसको वो क्या होती है, ऐसा लगता है जैसे हवा चल रही है, उसको ही हवा बोल देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल, जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं, मतलब जैसे जहां पर लिथोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों चीजें मिलती हैं, वहां पर क्या है, लाइफ पॉसिबल होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। द डोमेन ऑफ लाइफ, मतलब जहां पर जो लाइफ के क्या है, कुछ डोमेन है, उसको मतलब ये जो बायोस्फीयर, उसको क्या बोलते हैं, द डोमेन ऑफ लाइफ, ठीक है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। ये क्या है, एक नैरो, बहुत ही मतलब ज्यादा नहीं है, आपने देखा होगा कि 1/3 पार्ट किसका है, 71% किसका पार्ट है, जो कि महासागर है उससे घिरा हुआ, जो थोड़ा बहुत जमीन बचती है, तो उसमें क्या है, लाइफ पॉसिबल है, जहां पर लोग, ये सारी तीनों चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं between, ये हो गया, it is in this zone that life that is unique to this planet, it is in this zone that life that is unique to this planet exist, मतलब यहाँ पर क्या है, इस प्लेनेट में जो लाइफ है वो इसी पार्ट में है, जो कि बायोस्फीयर कहलाता है, इसी जोन में लाइफ पॉसिबल है। देयर आर सेवरल स्पीसीज, यहाँ पर बहुत सी ऐसी स्पीसीज मतलब जातियां हैं, जो कि जीव जंतु है, ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों की, दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स, मतलब जो ये प्लेस है, यहाँ पर सोचिए छोटे से छोटे माइक्रोब्स से भी लेकर बैक्टीरिया और मैमल्स भी, मतलब जो स्तनधारी जो होते हैं जीव जंतु, जैसे कि हाथी हो गए, या फिर समझ लीजिए वो जो मछली होती है, व्हेल मछली हो गई, ये सारे क्या है, ये मतलब ये छोटे से लेकर बड़े से बड़ा जानवर भी यहाँ पर इस प्लेस में क्या है, पॉसिबल, वहां पर उनका जीवन पॉसिबल है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, जो क्या है, जो लिविंग, जो कि जीव जंतु है, और जो क्या है, जो ह्यूमंस है, वो सारे क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर, ये क्या है, सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है और जो ह्यूमन है, वो क्या है, सब एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। एंड टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, इन सबके लिए क्या चाहिए, बायोस्फीयर, इन दोनों के लिए बायोस्फीयर चाहिए, ठीक है। जैसे कि बायोस्फीयर है, ठीक है, इन दोनों का जैसे
जो जो कि ऑर्गेनिज्म है, अदर ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन है, ठीक है, ये तो जो ये क्या है, ये लिंक्ड है, लेकिन इन दोनों के लिए क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है, जो बायोस्फीयर चाहिए। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों चीजें हो जहाँ पर, वो इन सबके लिए क्या है, जरूरी है, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म के लिए और ह्यूमन के लिए, और ये दोनों आपस में भी कनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों के लिए ही चाहिए बायोस्फीयर चाहिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीने के लिए। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom। ये जो organism in the biosphere, जो कि बायोस्फीयर है, मीन्स जीव मंडल है, उसमें क्या may broadly divided, ये जो डिवाइड होता है किसमें डिवाइड करता है, कि प्लांट किंगडम, मतलब या तो उसमें पेड़ पे जो पादप, इसको हिंदी में बोलते हैं पादप जगत, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, जो मैंने हिंदी की बुक में इसमें देखा, इसमें पादप जगत लिखा है, मतलब प्लांट किंगडम में सिर्फ वहां पर पेड़ ही पेड़ है, एंड द एनिमल किंगडम, या तो फिर जीव जंतु है, ठीक है, इन दो पार्ट में ज्यादा डिवाइड है, जो कि मतलब जो बायोस्फीयर है, इन दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड है, ठीक है। द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे ऑफ द और द अदर, जो कि मतलब इसमें थ्री डोमेन्स मैंने जो पहले अभी आपको बताया कि लिथोस्फीयर, बायोस एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, कि ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जैसे हम फॉरेस्ट मतलब जंगल है, उसके जो पेड़ पौधे उनको कट करते हैं, किसके लिए, लकड़ी के लिए, और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, या तो हम जमीनों को, जो जंगल है उनको साफ करके उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए उनको बनाते हैं, मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप। तो ये क्या, इससे क्या हो सकता है, जो कि जैसे जैसे हम जंगलों को काटते हैं, तो क्या है, जो सॉइल है, जो कि जमीन, जो कि मिट्टी है, वो क्या है, उससे क्या है, स्लोप मतलब वो जो ढलान होती है, उससे क्या है, मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होता है, मिट्टी को बांधे रखते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में या फिर एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है, मिट्टी को बांधे रखती है, जो उनकी जड़ें होती है, ठीक है, जो उनकी रूट्स होती है ट्रीज की, तो वो बांधे रखती है। लेकिन जैसे इन पेड़ों को काट लिया जाता है, जो ढलान होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे उनकी मिट्टी क्या है, कट कट के नीचे आती रहती है, ठीक है, ढलान जो है वो नीचे की ओर, जैसे ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपने पढ़ा ही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो क्या करता है, जो कुछ भी ऊपर से आप फेंको तो उसको क्या करता है, नीचे अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जो मिट्टी है वो कटाव होगा, तो ऑब्वियसली वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ऐसे क्या है, जो कटान होता जाएगा उसको ही कटान कहते हैं, ठीक है, तो नीचे ढलान जो कि जैसे मान लीजिए पहाड़, जो कि पर्वत है, मिट्टी का पर्वत है मान लीजिए, वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, नीचे की ओर जाता जाएगा, ठीक। Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake। इसी तरीके से जो अर्थ सरफेस है, जो कि जमीन है, जो कि पृथ्वी की जो जमीन है, may be changed due to natural calamities, ठीक, calamities like earthquake, और जो जमीनें हैं, जो जमीन मतलब जो सरफेस है अर्थ का, वो भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, जब अर्थक्वेक आते हैं, जैसे कि जो कि भूकंप होते हैं, भूकंप के बारे में आपने बच्चे जाना होगा, भूकंप में क्या होता है, जो जमीन होती है, जो मेन प्लेन सरफेस होता है, कभी कभी ब्रेक हो जाता है, या फिर टूट जाता है, या फिर कहीं कभी नीचे हो जाता है, कहीं ऊपर हो जाता है, तो ऐसे करके क्या है, चेंज हो जाती है, जो कि सरफेस होता है जो अर्थ का। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, देयर कुड बी submergence of land as happened in the case of tsunami recently। जैसे कि क्या होता है, जो पानी में जैसे क्या है, कुछ पार्ट क्या होता है, जो जमीन का कुछ पार्ट होता है, वो क्या करता है, जैसे कि सुनामी आती है, सुनामी में क्या होता है बच्चों, जो समुद्र की और जो ओशियन होता है, उनकी क्या लहरें बहुत ऊंची ऊंची जाती हैं, ठीक है, इतनी ऊंची जाती हैं कि जो समझे एक पूरा द्वीप होता है, उसको भी क्या करती है, ढक लेती है, ठीक है, तो जो सरफेस होती है, पृथ्वी की जो सरफेस होती है, वो भी किसके नीचे चला जाता है, पानी के नीचे चला जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, सुनामी की वजह से भी चेंजेस होते हैं। पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। ये जो पार्ट ऑफ अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है जो अपने इंडिया में, तो उसके कुछ पार्ट्स जो है वो कहाँ पर चले गए, सबमर्ज अंडर द वाटर, मतलब अंडर वाटर जो पानी है, जो समुद्र का जो आइसलैंड जो वहां पर ओशन का पानी है, तो वो किसमें, उसके नीचे क्या है, चला गया, ठीक, जो समुद्र का पानी है उसके नीचे कुछ पार्ट चला गया, ठीक है, किसकी वजह से, सुनामी की वजह से। डिस्चार्ज
discharge of waste material into lakes and rivers make the water unsuitable for human use। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जैसे कि वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि प्लास्टिक व्लास्टिक जो भी हम यूज करते हैं, वेस्ट मटेरियल इनटू लेक, जैसे ये क्या करते हैं झीलों में और नदी के पानी में जैसे ये मिल जाता है, जैसे कि जो भी फालतू जो कचड़े होते हैं, जो कचरा होता है घर से निकला हुआ या फिर फैक्ट्री से जो निकला हुआ जो चीजें होती हैं या फिर कोई केमिकल होता है जाके पानी में अगर मिल जाता है, जैसे कि झील के पानी में मिल गया, मीन्स लेक्स के पानी में मिल गया या फिर रिवर के पानी में मिल गया, तो ये पानी कैसा हो जाता है अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। मीन्स ये क्या है आदमियों के मीन्स पर्सन लोगों के यूज के लिए मतलब नहीं रह जाता है। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये क्या करता है डैमेज करता है किससे अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि और भी लाइफ के जो फॉर्म है, जैसे कि जो फिशेज हो गई या फिर और भी जीव जंतु जो पानी उस पानी में रहते हैं, उनकी भी लाइफ को मतलब उनके भी जीवन को क्या करते हैं डैमेज करता है, मतलब हानि पहुंचाता है। ठीक है, इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल पोल्यूट द एयर। ये सोचिए कि जो ये तीनों क्या करते हैं, एक जैसे ये बताना चाहते हैं कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं और कैसे एक में अगर कुछ फर्क पड़ता है तो उसमें उसकी वजह से दूसरे जो कंपोनेंट्स है उसमें फर्क आ जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देकर बता रहे हैं। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि जैसे जो इंडस्ट्री है उससे जो उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल, जो थर्मल पावर प्लांट से जो तापीय विद्युत संयंत्र, जैसे जहाँ पर लाइट के बारे में कुछ मतलब कोई वहां पर ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां से लाइट आती है, मीन्स जैसे इंडस्ट्री होती है, वहां से भी क्या होता है कुछ जो मतलब उससे कुछ रेज निकलती है या फिर जो व्हीकल होते हैं जो कि जो मतलब गाड़ियां होती है उसके बारे में जो पॉल्यूट द एयर, इनसे क्या करते हैं कुछ धुआं निकलता है, उससे क्या होता है जो एयर होता है एयर होती है वो क्या पॉल्यूट होती है, मीन्स गंदी हो जाती है, मीन्स खराब हो जाती है। ठीक है, जो कि जैसे हम लोग को एक्चुअल जो सांस लेते हैं तो उससे भी क्या खराब एयर हमें सांस लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे बच्चों अभी इस समय क्या है जो एयर पोल्यूशन बाहर आप देख रहे होंगे, पराली की वजह से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन, तो वही ऐसे ही कई जैसे इंडस्ट्रीज से कुछ धुआं निकल रहा है या फिर कुछ पटाखों से धुआं निकल रहा है, तो ये सारा धुआं कहाँ जाता है एटमॉस्फेयर में जाता है, और जो हवा के फ्लो के साथ साथ हम सांस लेते हैं, जैसे कि हवा के फ्लो के साथ एक जगह से दूसरी जगह ये जो गैसेज है, जो खराब गैसेज जहरीली गैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, उन्हीं को हम सांस लेने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती है। ठीक है, फेस करनी पड़ती है। अब आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी एयर के लिए, मतलब हमारी जो एयर होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, मीन्स रोल करती है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। भाई देखिए अगर थोड़ी कोई चीज होगी तो क्या है वो तो फायदा करेगी, लेकिन अगर आप उसकी कुछ अति मात्रा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा हो जाएगी, मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो उससे क्या वो हमें क्या है हानि पहुंचाने मतलब नुकसान देगी, मीन्स हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में आपने देखा कि बहुत ही कम मात्रा में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन जो गाड़ियों से या फिर एसी से फ्रिजेस से इनसे क्या निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो वायुमंडल में मीन्स एटमॉस्फेयर में जाती है, और क्या होता है इससे क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है मीन्स जो उसकी मात्रा है वो क्या है बढ़ती चली जाती है, और जो गर्मी है उससे भी क्या है भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड की मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा हो गई, पहले कितनी थी पहले इतनी थी, ठीक है पहले इतनी थी सपोज दैट, तो वो कम उसमें मतलब कम गर्मी एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा वो ज्यादा गर्मी को क्या करेगी एब्जॉर्ब करेगी। भाई जब ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करेगी तो वैसे ही पृथ्वी भी तो उतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। तो वही चीज है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है पृथ्वी को मतलब वार्म रखना मतलब गर्म रखना, लेकिन जब ज्यादा गर्मी हो जाएगी मतलब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो ज्यादा जो गर्मी है उसको क्या है एब्जॉर्ब कर लेगी, इससे क्या पृथ्वी क्या है और ज्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू
मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बट बी इन द डोमेन ऑफ द लिथोस्फीयर। ये बोल रहे हैं जो लिथोस्फीयर में मतलब जो धरती जो जमीन है उसमें जो रिसोर्सेज हम लोग यूज करते हैं उनको हमें एक लिमिट से यूज करना चाहिए। ये नहीं कि आप उससे मतलब ऐसे इतना ज्यादा ही हम किसी चीज को यूज कर लें कि क्या होगा उससे हमें हार्म मतलब उससे फेस करना पड़े, मतलब हार्म फेस करना पड़े, मतलब हमें नुकसान झेलना पड़े। ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए। जो लिथोस्फीयर में जो भी हम काम करें, मतलब जो धरती है उसमें जो भी काम हो रहा है उसमें ऐसा हमें कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर में कुछ इतना ज्यादा चेंज आ जाए जिससे हमें ही नुकसान है। अगर देखा जाए तो एक तरह से हमें हम सभी को नुकसान है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं मेंटेन टू बैलेंस। इसमें क्या वी हैव टू मतलब मेंटेन मतलब बैलेंस एक मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, मतलब हमें तीनों जो कंपोनेंट्स है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन सब में क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है कि जो इसकी एक्चुअल जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में, जैसे एटमॉस्फेयर में गैसेस की जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा ना होने पाए। भले ही हल्का फुल्का हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा ना होने पाए, जिससे क्या है हमें भी लिथोस्फीयर में मतलब जो सरफेस होगा उसे ही हमें उसमें हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। और अगर हाइड्रोस्फीयर की बात करें, अगर लिथोस्फीयर में मतलब ऐसी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जिससे क्या है जो पानी है जो हाइड्रोस्फीयर में जो मतलब हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे पानी हो गए, झीलें हो गई, नदी मीन्स लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, इसमें क्या है जो मतलब पॉइजन वाला जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। तो इससे देखिए जो हाइड्रोस्फीयर का जो प्लेस है वो भी क्या है बिल्कुल पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये यही यहाँ पर कहना चाहते हैं इन सब तीनों में क्या है, इन तीनों कंपोनेंट्स में क्या है बैलेंस मतलब बैलेंस बनाकर हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज है, आपको ये लिखना है, खुद से कोशिश करनी है लिखने की। ठीक है, यहाँ पर इन क्वेश्चंस के बारे में ये सारे क्वेश्चन आपको करने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ज्योग्राफी बेटा मतलब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो इसको आपको खुद को करना, खुद से करना, क्योंकि जो मैंने चैप्टर पढ़ा है काफी अच्छे से पढ़ा दिया है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है जो कि इसमें देखिए यहाँ से आपको जो ऑप्शनल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मिल सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बच्चों ये लेसन आज मतलब यहीं पे कंप्लीट होता है जो कि चैप्टर 5 है। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देती हूँ बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी है। यहाँ पर हमने लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में हमने पढ़े, सॉरी लिथोस्फीयर में हमने ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। जो एटमॉस्फेयर उसमें हमने गैसेस के बारे में पढ़ा है और ये पढ़ा है कि मतलब कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा है बच्चों। जो मैंने बताया कि लिथोस्फीयर को कैसे लेयर्स को कैसे याद करना उसको आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो क्या है हाइड्रोस्फीयर बताया, उसके बाद क्या बताया मैंने बायोस्फीयर बताया। तो ये सारा इन सबको क्या कहते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलेंगे जब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा चैप्टर 6। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अब अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।